जियो यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी ठंडी निगाहें झोउ युआन पर टिकी रहीं। झोउ युआन ने ठंडी हंसी निकाली, उसकी बर्फीली आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह एक लाश हो, और उदासीनता से कहा, चूंकि यह मामला है तो जियो यी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। वू यू ने उदासीनता से कहा, मैं सहमत हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिन शेंग ने घोषणा की। जुआंग बिफान एक देवदार के पेड़ की तरह ऊंचा खड़ा था, एक तलवार की तरह घमंड से। अगर उसने गुप्त क्षेत्र को अपने दफनाने के लिए चुना है तो चलो उसकी इच्छा पूरी करें। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी, त्यानलान साम्राज्य, 9 गहन संप्रदाय, मिंगजियान मनो और 10,000 बुद्ध मंदिर, सभी ने जियाओई के खिलाफ हत्या के आदेश जारी कर दिए। सबकी नज़र में, जब तक कोई चमत्कार नहीं होता, जियाओई गुप्त क्षेत्र से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। यहाँ तक कि गु जुन्हे को भी भयंकर सिर दर्द हो रहा था। हालांकि जियाओई उदासीन दिखाई दिया। जियांग ताई ने कड़वी मुस्कान दी, जियो, तुम बहुत लापरवाह हो रहे हो। यू लिंग ने पलकें झपकाईं और उत्सुकता भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। जियो यी, क्या मेरे पर्पल रोब साम्राज्य को भी तुम्हारे खिलाफ हत्या का आदेश जारी करना चाहिए? जियो यी ने उसकी ओर देखा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यूलिंगर ने आंखें घुमाईं और कहा, कोई बात नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि तुम बहुत चालाक हो। बेहतर होगा कि मैं इस झंझट में न पड़ूं। जियांग ताई ने शियाओ यी की ओर देखा और असहाय होकर कहा, शियाओ, जब हम गुप्त क्षेत्र के अंदर होंगे तो मुझसे बहुत दूर मत भटकना, मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा। यूलिंगर दंग रह गई, फिर भौहें चढ़ाते हुए बोली, चचेरे भाई, क्या तुम पागल हो? वह अब सार्वजनिक आलोचना का निशाना बन गया है। गुप्त लोक में कोई भी तुम्हारे राजकुमार की हैसियत की परवाह नहीं करेगा। अगर तुम उसकी रक्षा करोगी तो समय आने पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। चुप रहो। जियांग ताई ने उसे गुस्से से घूरा और बोलने ही वाली थी कि तभी जियो यी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, जियांग, एक बार जब हम गुप्त क्षेत्र के अंदर होंगे तो हमारे लिए अलग अलग काम करना बेहतर होगा। कम से कम तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। यूलिंगर ने कहा। लिंगर। जियांग ताई ने उसे डांटा, फिर जियाओ यी पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, जियाओ, तुम क्या योजना बना रही हो? जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। क्या उन्होंने मेरे खिलाफ हत्या का आदेश जारी नहीं किया था? मैं देखना चाहता हूं कि आखिर में कौन किसकी हत्या करेगा। यूलिंगर और जियांग ताई ने एक दूसरे को देखा, दोनों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। ये गुप्त क्षेत्र ताओ क्लेश क्षेत्र के एक महाशक्तिशाली केंद्र का मकबरा है। यह मकबरा गुप्त क्षेत्र के सबसे गहरे भाग में स्थित है। मकबरे तक पहुंचने के लिए आपको 200 मील का घना जंगल और एक जहरीला दलदल पार करना होगा। झोउ युआन ने शांत दृष्टि से सभी की ओर देखते हुए कहा, मकबरे का प्रवेश द्वार हमारे प्रतिबंधों द्वारा बंद कर दिया गया है। आपको रास्ते में टोकन इकट्ठा करने होंगे। केवल वे ही प्रतिबंधों को पार करके मकबरे में प्रवेश कर सकते हैं जो 10 टोकन इकट्ठा करते हैं। मकबरे के अंदर अनगिनत खजाने हैं, साथ ही उस ताओक्लेश क्षेत्र के महाशक्तिशाली केंद्र की विरासत भी है। सब कुछ आपके अपने भाग्य और प्रयास पर निर्भर करता है, इसके लिए प्रयास करें। हर कोई उत्सुक और उत्साहित था। ये ताओक्लेश क्षेत्र के महाशक्ति की विरासत थी। यदि वे इसे प्राप्त कर सकें तो ताओक्लेश उनकी पहुंच में था। झोउ युआन की ठंडी निगाहें एक पल के लिए शियाओई पर टिकी रहीं, फिर उसने कहा, गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा जीवन मरण का प्रश्न है। जो कोई भी गुप्त क्षेत्र में मारा जाता है, उसकी मृत्यु का बदला उसकी सहायक शक्तियों द्वारा नहीं लिया जा सकता। आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है ना? जुआंग बिफान और अन्य व्यक्तियों ने एक के बाद एक कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लोगों की नज़रें, जो खुशी से भरी हुई थीं, अनिवार्य रूप से जियाओ यी पर पड़ीं। ये शब्द विशेष रूप से जियाओ यी और गु के लिए थे। गुप्त क्षेत्र के बाहर लोग गु से सावधान थे, वे शियाओ यी के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ थे। लेकिन गुप्त क्षेत्र के अंदर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं थे। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोलने के लिए मेरे पीछे आओ, झोउ युआन ने शांति से कहा। सभी ने कार्रवाई की। झोउ युआन के नेतृत्व में गु और अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार खोल दिया। सभी लोग स्थिर खड़े रहे। ये फैंग की ठंडी निगाहें जियाओ यी पर थीं और उसने स्वागत का इशारा किया, जियाओ यी, तुम पहले अंदर जाओ। हम तुम्हें थोड़ा आगे चलने देंगे, हमारे द्वारा पकड़े मत जाना, ठीक है? आप वापस जाने से पहले हम सभी के अंदर जाने का इंतजार तो नहीं करने वाले हैं, है ना? लोग जियाओ यी को घूर रहे थे। उनकी चिंता ये थी कि एक बार जब वे सभी प्रवेश कर गए तो जियो यी अब गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा और वे उसे मारने का अवसर खो देंगे। जियाओ यी मुस्कुराया और साहपूर्वक गुप्त क्षेत्र की ओर बढ़ा, तो मैं विनम्रतापूर्वक निमंत्रण स्वीकार करूंगा। वाह! वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये फैंग और अन्य लोगों की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। वे सभी आगे बढ़ गए।
गुप्त क्षेत्र के धीरे धीरे बंद होते प्रवेश द्वार को देखते हुए झोउ युआन और उसके समूह ने गु जुन्हे को ठंडी मुस्कान के साथ देखा। हेडमास्टर गु निश्चिंत रह सकते हैं, मैंने पहले ही अपने शिष्यों को जियोई के शरीर को वापस लाने का आदेश दे दिया है ताकि हेडमास्टर गु उसे उचित अंतिम संस्कार दे सकें। हालांकि जियाओई ने जनता के क्रोध को भड़का दिया है, मुझे डर है कि एक पूर्ण शरीर को वापस लाना संभव नहीं होगा। एक पूरा शरीर, अंदर घुसते ही सबसे पहले सब लोग उसे मार डालेंगे। मुझे डर है कि जब तक वे गुप्त क्षेत्र से लौटेंगे तब तक जियाओई का शरीर सड़ चुका होगा। हा, भीड़ के उकसावे और उपहास का सामना करते हुए गु जुन्हे ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की दिशा में देखते हुए खुद से बुदबुदाया, जियोई, तुम्हें जीवित वापस आना होगा। अल्पविराम। गुप्त क्षेत्र के अंदर जैसे ही जियोई उतरा, उसने जहर पाउडर का एक पैकेट निकाला और उसे अपने पीछे बिखेर दिया। अंडरवर्ल्ड डॉक्टर बियानहे से विरासत में मिली इस जहरीले पाउडर को इस्तेमाल करना उसके लिए लगभग आसान था। जैसे ही उसने जहरीला पाउडर फैलाया, जियाओई ने अपनी गति तकनीक को चरम पर पहुंचा दिया और आगे घने जंगल की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ा। उनके प्रस्थान के लगभग साथ ही गुप्त क्षेत्र में आकृतियां प्रकट हुईं। सभी जियाओई के ठिकाने की खोज कर रहे थे। जियाओई कहाँ है? वह कुत्ता जंगल में भाग गया है, उसका पीछा करो। तथापि जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, चीखें गूंजने लगीं, आह, मेरी आंखें, मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है। यह क्या है? अरे, ये तो जहरीला है। उस कमीने जियाओई ने जहर का इस्तेमाल किया। सब लोग अपनी सांस रोक लो। पीड़ादायक चीखों के बीच शेंटोंग क्षेत्र के 7-8 बलवानों की मौत हो गई। उनकी आंतें फट गईं और सभी छिद्रों से खून बहने लगा। हालांकि यह जहर पाउडर भयंकर था, लेकिन गोल्डन कोर क्षेत्र के लोगों पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन शेंटोंग क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक घातक मामला था। ये फैंग और उसके साथियों के चेहरे पर राख जम गई थी। उन्होंने शियाओई को तुरंत मार डालने का इरादा किया था, लेकिन न केवल वह बच निकला, बल्कि उन्होंने अपनी ओर से 7 या 8 शेंटोंग क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भी खो दिया। ये फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जियोई, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं अपना नाम ये फैंग उल्टा लिखूंगा। झांग तियानी की निगाहें बर्फीली थीं और वह जियांग ताई को घूर रहा था। जियांग ताई, अगर तुमने शियाओई की मदद करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दाओ युआन ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और एक प्रबुद्ध भिक्षु की तरह बोला, अमिताभ, जियाओ निश्चित रूप से इस दुनिया में पैदा हुआ एक शैतान है और हमें इस बुराई को खत्म करने के लिए स्वर्ग की ओर से कार्य करना चाहिए। मास्टर जियांग निश्चित रूप से उसकी मदद नहीं करेंगे, है ना? स्वर्गीय पुत्र तलवार और डिजी तलवार जुड़वां भाइयों की तरह एक साथ खड़े थे, एक साथ बोल रहे थे, जो कोई भी जियाओई की सहायता करेगा उसे मार दिया जाएगा। जियांग ताई ने ठंडी सांस ली और जंगल में गायब हो गया। यूलिंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं, यूलिंगर, किसी का पक्ष नहीं लूंगी। अपने हाथ की एक लहर के साथ वह बैंगनी रोब साम्राज्य के ताकतवर लोगों को जंगल में और भीतर ले गई। दाओ युआन हाथ जोड़े भीड़ के सामने खड़ा था और बौद्ध मुहरों वाले ताबीज़ों की एक श्रृंखला उनके हाथों में डाल दी गई। उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ये ताबीज़ 1000 मील ट्रैकिंग ताबीज़ हैं। एक बार इनसे चिन्हित हो जाने पर 10,000 बुद्ध मंदिर की ट्रैकिंग से कोई बच नहीं सकता। बस शाओई को देखो और ताबीज़ को कुचलकर उसका पता लगाओ। इन ताबीज़ों के साथ जियोई मरना तय है। ये कुछ हद तक मनोरंजक है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ रही हो। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। धुंधली रोशनी में दूर से देखने पर जंगल एक प्राचीन विशालकाय जानवर जैसा लग रहा था, जो धीरे धीरे उन्हें अपने पेट में निगल रहा था। शियाओई का शरीर एक फुर्तीले बंदर की तरह उछलता और दौड़ता था, असाधारण रूप से फुर्तीला। धप धप धप, पीछे से 3 तीखे तीर फूटे और जहां जियाओई अभी अभी उतरा था वहां लगे। जैसे ही ये तीर जमीन पर लगे, वे गरजती हुई लपटों में बदल गए, जिससे पेड़ धधक उठे और हर तरफ आग की लपटें उठने लगीं। जियोई, यहीं रुक जाओ। घृणित काय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहर इस्तेमाल करने की? क्या तुम हमारे लिए नहीं रुकोगे? 2 व्यक्ति पीछे से उसका पीछा करने लगे। तियानकिंग साम्राज्य के शाही परिवार के 2 दुर्जय योद्धा, शाही रक्षक दल के वीर भाई यान बिंग और यान यू, दोनों ही स्वर्ण अमृत क्षेत्र के द्वितीय स्तर पर थे। सैन्य कौशल में निरंतर निखार के साथ उनकी युद्ध शक्ति स्वर्ण अमृत क्षेत्र के तृतीय स्तर के साधारण योद्धाओं से भी कम नहीं थी। विशेषकर उनकी तीरंदाजी ईश्वर के जलते हुए बाणों के साथ मिलकर असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। जियाओई ने बुदबुदाते हुए कहा, मैं सचमुच बदकिस्मत हूं कि इन दोनों से टकराया। जियाओई निष्क्रिय होकर बैठने और अपने भाग्य का इंतजार करने वालों में से नहीं था। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी, 9 प्रोफाउंड सेक्ट, वानफो पर्वत, मिंगजियान जागीर और तियानलान साम्राज्य के लोग सभी उसे मारना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से जियाओई यूं ही भागना नहीं चाहता था।
इसलिए वह घने जंगल में छिप गया और किसी भी अकेले शक्तिशाली योद्धा पर हमला करने और उसे मार डालने के मौके की तलाश में था। प्रारंभ में उसे कुछ लाभ हुआ क्योंकि वह शक्तिशाली योद्धाओं के कुछ समूहों को मारने में सफल रहा, लेकिन इस बार वह यान बंधुओं द्वारा लगाए गए घात में फंस गया। स्वर्ण अमृत क्षेत्र की पहली परत के 2 और दूसरी परत के 1 योद्धा को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने और एक तंग घेरे से बच निकलने के बावजूद दोनों भाई उसका लगातार पीछा कर रहे थे। यान बिंग ने अपना धनुष निकाला और तीर चढ़ाया तथा एक ऐसी तकनीक अपनाई जो एक धागे में 9 तारे के समान थी। यान यू हवा में उछला, एक तीखे तीर पर पैर रखा और शियाओई की ओर तेजी से बढ़ा। तीर उसी तेजी से फूटने लगे जैसे 9 तारों वाली तकनीक में। हुश 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 18 तीर हवा में फैल गए, जिससे एक विशाल जाल बन गया जिसने शियाओई के पीछे हटने के सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए। तीरों ने शियाओई को केंद्र में घेर लिया और भयंकर लपटें उठ रही थीं। जियोई आग के घेरे में फंस गया था और यान भाई भी उसके आगे पीछे खड़े होकर उसके पास पहुंच गए थे। उनके चेहरे विजय और उग्रता से भरे हुए थे। जियोई, तुम्हारे पास भागने के लिए कहीं नहीं है। जियाओई ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने कभी शाही परिवार को उकसाया नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं है कि जियांग इसके लिए तुम्हें परेशान करेगा? ये दोनों भाई युद्ध में बेहद अनुभवी थे और जुड़वां भाई होने के नाते अपनी अंतर्ज्ञान और तीरंदाजी में अपनी विशेषज्ञता के कारण वे नज़दीकी मुकाबले से पूरी तरह बचते थे। इससे जियाओई काफ़ी निराश और चिंतित हो गया कि अगर लड़ाई ज़्यादा लंबी खींची तो दूसरे शक्तिशाली योद्धा आ सकते हैं। उसके पास भागते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यान बिंग ने व्यंग्य किया, हम युवराज के वंश के अनुयायी हैं, 7वें राजकुमार का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हाथ में तीर लिए यान यू ने गंभीर स्वर में कहा, जियाओई, युवराज आपकी प्रतिभा की बहुत सराहना करते हैं। वह आपको अपने कुत्तों में से एक बनाना चाहते हैं। जियोई ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। जब वह उन दोनों को घूर रहा था तो उसके चेहरे पर एक चंचल भाव फैल गया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रति इतनी गहरी दुश्मनी के बावजूद युवराज को इसकी परवाह नहीं है। यान बिंग ने सहजता से उत्तर दिया, युवराज स्वर्ण अमृत क्षेत्र के शिखर पर पहुंचने वाले हैं और युवा पीढ़ी में उनके ताओक्लेश क्षेत्र में आगे बढ़ने की सबसे अधिक संभावना है। जब तक आप युवराज के कुत्तों में से एक बन जाते हैं तब तक मार्शल आर्ट संस्थान के प्रमुख जो भी उन्हें उतना ही सम्मान देंगे। जियोई हल्के से मुस्कुराया, मुझे किसी का कुत्ता बनने की आदत नहीं है। तो फिर तुम नरक में जा सकते हो। यान बंधुओं ने एक साथ धनुष की डोरी छोड़ी और तीर बिजली की तरह चमकने लगे, जबकि डोरी जमीन पर गिरते पारे की तरह गुनगुना रही थी। एक के बाद एक तीर हवा में ऐसे चले कि कान फटने जैसी आवाज हुई कि सिर में झंझनाहट होने लगी। हवा में तेजी से चमकते हुए तीर सीधे शियाओई की ओर बढ़े। जियोई के शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। हेई मांग ने उसे ढक लिया और जीवन बधा आध्यात्मिक हथियार परिवर्तन की उसकी सहज दिव्य क्षमता ने उसके शरीर को उसके चौथे दर्जे के युवान हथियार के साथ जोड़ दिया, जिससे वह इतना मजबूत हो गया मानो उसने चौथे दर्जे का युद्ध कवच पहन रखा हो। बैंग बैंग बैंग, तीर अविश्वसनीय रूप से तेज थे, जो लगभग तुरंत ही जियाओई के शरीर पर वार कर रहे थे। प्रत्येक तीर में जबरदस्त प्रभाव बल था जिसने उसे बार बार हिला दिया। हाथ में तलवार लिए जियोई ने एक काली तलवार की रोशनी निकाली, जो तीरों की बारिश के बीच से एक खाई को चीरती हुई हवा की तरह बाहर निकली। हालांकि इससे पहले कि वह भाइयों के पास पहुंच पाता, यान बिंग और यान यू ने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी थी। एक पीछे हट गया, दूसरा आगे बढ़ा, एक आगे, दूसरा पीछे। जियाओई करीब पहुंचने में असमर्थ था, फिर भी उसे चारों ओर से हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे वह बहुत निराश हो गया। यान बिंग विजयी भाव से हंसा, जियोई, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं थे? अब तुम घमंडी क्यों नहीं हो सकते? अगर हो सके तो आओ और मुझे काट लो। वाह! यान यू के हाथ से एक तीर छूटा, जिसकी लाल लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थीं। उसने गर्व से जियाओई की ओर देखा, लोग जल्द ही यहाँ आएंगे। जियाओई, तुम्हारी मौत पक्की है। शियाओई ने अपनी तलवार उठाकर 3 आने वाले तीरों को काट डाला, अपने पैर की नोक से जमीन पर थपथपाकर रेत उड़ाई, जिससे अन्य 2 तीर अवरुद्ध हो गए, और फिर पीछे से 3 और तीरों को तोड़ने के लिए वज्रवशीकरण तकनीक का प्रयोग किया। वह तेजी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। धप 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 3 तीर पेड़ के 1 मीटर मोटे तने को भेदते हुए जमीन में धंस गए। जियोई अंततः अपनी सांस पकड़ने में कामयाब रहा। आसपास और भी समूह होंगे, मुझे जल्दी से भागना होगा। लेकिन पहले, यान भाइयों को भावहीनता से देखते हुए जियोई की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। जाने से पहले मुझे आपके साथ एक अमिट स्मृति छोड़नी है। अचानक चमक के साथ जियोई पूर्व की ओर भाग गया। अच्छा नहीं, वह भाग जाएगा। उसे बांध दो। दोनों आदमी लगातार उसका पीछा कर रहे थे और जैसे ही उनके बीच की दूरी कम होने लगी, शियाओई ने अचानक मुड़कर काली मिट्टी का एक ढेर फेंक दिया, छिपे हुए हथियार से सावधान रहो। तुच्छ चालें। ठंडी हंसी के साथ यान यू ने अपनी हथेली थपथपाए। यान बिंग की अभिव्यक्ति बदल गई, सावधान।
दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। काली मिट्टी फट गई और सफ़ेद जहरीली धुंध के बादल में बदल गई, जिसने तुरंत ही दोनों व्यक्तियों को घेर लिया। जियो यी ने हंसते हुए कहा, बधाई हो, तुम दोनों को मेरे लाल लुओ सांप के जहर से जहर हो गया है। गोल्डन कोर क्षेत्र के साधक अधिकांश विषयों को नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन लाल लुओ सर्प विष एक अपवाद था। हालांकि यह इस क्षेत्र में साधक को मार नहीं सकता था, लेकिन यह असहनीय खुजली और शरीर को आग की तरह गर्म कर सकता था। यान बिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, आपका जहर गोल्डन कोर दायरे के खिलाफ अप्रभावी है, आप सिर्फ झांसा दे रहे हैं। इस जहर को वास्तव में लाल लुओ सांप जहर कहा जाता है, और यह सच है कि यह आपको नहीं मार सकता। लेकिन अगर आप आधे अगरबत्ती के समय के भीतर शयन कक्ष के मामलों को मारक के रूप में नहीं अपनाते हैं, तो आप प्रजनन करने की क्षमता पूरी तरह से खो देंगे। जियाओ यी ने दोनों आदमियों को मजाकिया नज़रों से देखा और अजीब तरह से हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले ही बधाई दे दूंगी। वापस जाने के बाद तुम शाही रक्षकों से इस्तीफा दे सकते हो और हरम की देखरेख करने वाले मुख्य नपुंसक बन सकते हो। हा हा हा। क्या तुम हमें डराने की सोचना भी मत। जियाओ यी ने व्यंग्य किया, विश्वास नहीं होता। खुद महसूस करो, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, है ना? यह यान बिंग और उसके साथी ने एक दूसरे की ओर देखा और वास्तव में उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उनका चेहरा तुरंत ही अत्यंत बदसूरत हो गया, मानो वे अपने मृत माता पिता के लिए शोक मना रहे हों। इसे स्वीकार करना मृत्यु से भी अधिक कठिन था। मौत, वे डरे नहीं, लेकिन हिजड़ा बनना, कोई भी पुरुष इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यान बिंग का चेहरा बहुत गंभीर था। बड़े भाई, उसने जो कहा वह सच है या झूठ? यान यू का चेहरा उदास था। मैं किससे पूछूं? उदास भाव से उसने जियाओ यी को गौर से देखा। जियाओ यी, दवा दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना हमें तुम्हें तब तक पकड़े रखना होगा जब तक बाकी लोग नहीं आ जाते और तुम एक तरफा सड़क पर मौत के मुंह में चली जाओगी। जियाओ यी ने कंधे उचका दिए। लाल लुओ सांप के जहर का कोई तोड़ नहीं है। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका यौन क्रियाकलाप है। हालांकि ऐसा लगता है कि इस गुप्त क्षेत्र में कोई भी महिला नहीं आई है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि यह पुरुषों के बीच काम करेगा। तुम इसे आजमाना चाहोगी? तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हें तय करना होगा कि तुम हिजड़े बनने का जोखिम उठाकर मेरे पीछे पड़े रहो या जहर का इलाज ढूंढो। चुनाव तुम्हारा है। जियो यी छलांग लगाकर घने जंगल में गायब हो गया। यान बिंग का चेहरा लाल हो गया। बड़े भाई, क्या हम उसका पीछा कर रहे हैं? मेरी गांड का पीछा करो। यान यू ने गुस्से में ठंडी सांस लेते हुए गाली दी। यान बिंग के चेहरे पर शोक भरा भाव था। बड़े भाई, मैं यह महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जियो यी सही था। अब हम क्या करें? मुझे कैसे पता? यान यू का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। यान बिंग ने बहुत ही गर्म और परेशान महसूस करते हुए मुश्किल से निगला, क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? मेरी गांड आजमाओ। यान यू ने गाली दी। उसका चेहरा अभी भी काला था। जैसे ही वह उठने वाला था, उसके पीछे से एक फुसफुसाहट की आवाज़ आई, जिससे पता चला कि लिंग फैंग और बाकी लोग उसके पास पहुंच गए हैं। लिंग फैंग ने भौहें चढ़ाईं। वह कहाँ है? यान यू ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह भाग गया। भाग गए? तुम दोनों क्या कर रहे हो? लिंग फैंग ने गुस्से से डांटा। यान यू ने ठंडे स्वर में कहा, लिंग फैंग, आपका नौगहन संप्रदाय शाही परिवार का प्रभारी नहीं है, क्या आप हैं? आप? लिंग फैंग का चेहरा काला पड़ गया। रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी के ये फैंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वह कैसे भाग गया? ये फैंग युवराज के गुट से जुड़ा था, इसलिए यान यू और उसके साथी ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। बेशक उन्होंने विश्रण की प्रक्रिया छोड़ दी, लेकिन ये फैंग ने खुद उनके मुंह पर थप्पड़ मारे और गुस्से से कहा, तुम दोनों बेवकूफ़ों, लाल लुओ सांप का जहर सिर्फ खुजली और गर्मी पैदा करता है, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम दोनों बेवकूफ़ उसके झांसे में आ गए। दोनों यान भाई एक दूसरे को देखकर पूरी तरह से अचंभित हो गए। जरा ठहरिए। लिंग फैंग ने भौहें चढ़ाईं। आप दोनों ने जियो यी की बातों पर विश्वास किया, इसलिए आपने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन फिर आपने विश्रण कैसे किया? दोनों यान भाइयों के चेहरे सख्त हो गए। सबकी निगाहें धीरे धीरे उन दो आदमियों के पीछे की ओर मुड़ गईं। आइए हम यह न बताएं कि यान यू और उसके साथी को कितना अजीब लगा होगा। जियो यी आधे घंटे तक बेतहाशा दौड़ता रहा, जब तक कि वह घने जंगल से निकलकर रुक नहीं गया। उसके आगे एक दलदल था। दलदल के ऊपर की हवा जहरीली धुंध से भरी हुई थी, मानो वह धुंध की मोटी परत से ढकी हुई हो। यद्यपि हथियारों का रूपांतरण शक्तिशाली है, इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और मजबूत शारीरिक सहारे की आवश्यकता होती है। मेरा शरीर देव सीलिंग बीज की शक्ति से मजबूत है, जो इसे उसी क्षेत्र के अन्य साधकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाता है, लेकिन वर्तमान में यह अधिक से अधिक केवल चतुर्थ श्रेणी युआन हथियार के रूपांतरण का ही सामना कर सकता है। थककर जियाओ यी जमीन पर बैठ गई, हाँफते हुए बोली, लगता है कि गति तकनीकों के अलावा मुझे शरीर शोधन की एक विधि भी ढूंढनी होगी। इससे पहले
जियाओ यी ने कभी भी आन बंधुओं जैसे विरोधियों का सामना नहीं किया था, जो लंबी दूरी के हमलों में माहिर थे, और साधना में उनकी तीव्र प्रगति के कारण उन्हें अपने अनुभव को मजबूत करने का शायद ही कभी मौका मिला। इस युद्ध के अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करना। जियो यी को अपनी वर्तमान कमियों का एहसास था, लेकिन आंदोलन तकनीक या शारीरिक शोधन कला प्राप्त करना आसान नहीं था। तात्कालिक प्राथमिकता यान बंधुओं के लंबी दूरी के हमलों का समाधान ढूंढना था। काश उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कुछ होता। जियो यी ने मन ही मन सोचा कि तभी अचानक सामने से एक चीख गूंजी। जियाओ यी की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं जब वह चीख के स्रोत की ओर बढ़ा। उन्होंने देखा कि शेंटोंग क्षेत्र का एक विशेषज्ञ काले दलदल के ऊपर सफ़ेद धागों के ढेर में उलझा हुआ था। ये धागे अत्यंत चिपचिपे थे। दिव्य क्षमता क्षेत्र के शिखर पर विराजमान विशेषज्ञ भी आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था और गहरे धंसता ही जा रहा था। सफ़ेद धागों ने उसे दलदल में खींच लिया, जहां वह अंतहीन काली कीचड़ में समा गया। जियाओ यी के मन में एक विचार कौंधा, ये सफ़ेद धागे क्या हैं? ये तो दिव्य क्षमता क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी रोक सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये स्वर्ण कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी बांध सकते हैं। जियो यी ने एक क्षण के लिए सोचा। वह तुरंत दलदल की ओर उड़ गया और जैसे ही वह काले दलदल के ऊपर पहुंचा, अचानक उसके नीचे की जमीन धंस गई और एक छेद हो गया, जिसमें से सफ़ेद धागों का एक ढेर निकला। सौभाग्य से जियो यी तैयार था। उसने जल्दी से अपने पैर की उंगलियों को नर्म दलदल पर टैप किया और बचने के लिए ऊपर छलांग लगा दी। सफ़ेद धागे जल्दी से पीछे हट गए। मेरे लिए रुको, उसने कहा। एक जोरदार झटका लगा, दलदल की कीचड़ को छूता हुआ। धमाका। तलवार का वार सफ़ेद धागों पर तो पड़ा, लेकिन अविश्वसनीय रूप से उन्हें काट नहीं पाया। धागे जोर से कुंडलित हो गए, जबकि उसके नीचे का काला दलदल ऐसे दहाड़ रहा था मानो कोई अजगर पलट रहा हो। टकराना। दलदल विस्फोटक ढंग से फट गया। एक विशालकाय मकड़ी, जो पूरी तरह से काली थी, जिसके सिर पर 9 हरी आंखें थीं और जिसकी लंबाई 3 मीटर थी, उसने शियाओ यी को घूरते हुए अपना मुंह खोला और सफ़ेद जाले का एक और ढेर उगल दिया। एक चौथी श्रेणी का निम्न स्तर का राक्षस जानवर, हरी आंखों वाला राक्षस मकड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्राणी इस दलदल के नीचे छिपा होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य क्षमता क्षेत्र का एक विशेषज्ञ भी आपके जाल से बच नहीं सका। चकमा देते हुए जियो यी ने तलवारों की झड़ी लगा दी, लेकिन चाहे उसने अपनी तलवार को किसी भी तरह से चलाया हो, वह जाल को नहीं काट सका। गोल्डन कोर दायरे की हरी आंखों वाली दानव मकड़ी का जाल किसी चौथे दर्जे के युआन हथियार जितना ही मजबूत था। गोल्डन एलिक्सिर दायरे की 4 परतों में बंधे किसी विशेषज्ञ को भी इससे मुक्त होने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती। जियाओ यी की आंखें तेजी से चमक उठीं। जब तक मैं इस जानवर को मारकर इसकी रेशम ग्रंथि निकाल लूं, मैं दुश्मनों को बांधने के लिए जाल का इस्तेमाल कर सकता हूं। हाथ में जाल होने के कारण मुझे यान भाइयों से क्यों डरना चाहिए? इसी विचार के साथ जियो यी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और तेजी से हरी आंखों वाले राक्षस मकड़ी के पास पहुंच गया। गर्जन। हरी आंखों वाली राक्षस मकड़ी की साथ हरी आंखों से एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी, जब वह अपना मुंह खोलकर लगातार जाले उगल रही थी। अच्छा नहीं है। जियो यी को अपने शरीर से चिपके हुए जाल ने चौंका दिया और उसने देखा कि हरी आंखों वाली राक्षस मकड़ी ने उसे तेजी से अपने मुंह में खींच लिया। उसके नुकीले दांत कुछ इंच की दूरी पर थे। ठीक समय पर जियो यी ने जल्दी से अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया और उसे हरी आंखों वाले राक्षस मकड़ी के मुंह में गायब होते देखा, और मौके का फायदा उठाते हुए उसने छलांग लगाकर उस प्राणी के सिर पर हमला कर दिया। आत्मा का पीछा, जीवन छीनने वाला। एक घातक प्रहार सीधे हरी आंखों वाले राक्षस मकड़ी की खोपड़ी में जा लगा। धम्म। हरी आंखों वाली राक्षसी मकड़ी कांप उठी और उसका हरा सा खून बेतहाशा फूट पड़ा, जैसे वह उन्माद में छटपटा रही हो। काली कांटों से ढकी उसकी 8 लंबी टांगें दलदल पर बेतहाशा लहरा रही थीं, जिससे शियाओ यी हवा में ऊंचा उछल गया। एक हाथ से तलवार की मूठ पकड़े हुए उसका शरीर नाटकीय ढंग से हवा में घूम रहा था। धम्म। एक घूमते हुए लट्टू की तरह तलवार की धार पागलों की तरह घूम रही थी और हरी आंखों वाले राक्षस मकड़ी के सिर को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। विशालकाय शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अपने ऊपर लगे खून की बदबू को नजरअंदाज करते हुए जियो यी ने रेशम की थैली और अखरोट के आकार का सुनहरा कोर खोजने के लिए हरी आंखों वाले दानव मकड़ी के शव को काट दिया। एक बार जब मैं इस गोल्डन कोर को निगल लूंगा, तो मैं शेंटोंग क्षेत्र के शिखर पर कदम रख सकूंगा। जियो यी ने गोल्डन कोर से हरे रक्त को झाड़ दिया और खुद से बुदबुदाया। ये हरी आंखों वाला दानव मकड़ी स्वर्ण अमृत क्षेत्र के साधक की पहली परत के बराबर था। इसकी ऊर्जा स्वर्ण कोर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस दुनिया में पौराणिक दोषरहित स्वर्ण अमृत के अलावा अन्य सभी स्वर्ण कोर में अशुद्धियां थीं। साधारण पावरहाउस भी गोल्डन कोर के भीतर की ऊर्जा को सीधे अवशोषित नहीं कर सकते थे। बहुत अधिक अशुद्धियां लाभ की बजाय हानि पहुंचा सकती थीं। लेकिन जियाओ यी को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। जो ऊर्जा उसने निली थी, वह अंततः ईश्वरीय सीलिंग बीज से होकर गुजरेगी, सभी अशुद्धियों को दूर करेगी और शुद्धतम दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी।
यही कारण था कि जियोई की जीवन शक्ति उसी स्तर के मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। जियोई तुरंत एकांत स्थान खोजने के लिए निकल पड़ा और गोल्डन कोर को खाना शुरू कर दिया। इसमें उसे पूरा दिन और रात लग गया। जियोई ने अंततः स्वर्ण कोर के भीतर सभी ऊर्जा को परिष्कृत कर लिया था, आधिकारिक तौर पर शेंटोंग क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा था और ईश्वर सीलिंग बीजों की संख्या 2000 को पार कर गई थी, जो 2050 तक पहुंच गई थी। यह अफसोस की बात है कि मैं अभी भी तलवार दानव डुगू की कब्र नहीं खोल पा रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं केवल तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक मैं गोल्डन कोर दायरे में नहीं पहुंच जाता। हालांकि मेरी वर्तमान ताकत और इस हरी आंखों वाले दानव मकड़ी के जाल के साथ मैं अपना बदला ले पाऊंगा। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। रात के अंधेरे में नौगहन संप्रदाय के 5 महापुरुष एक कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। आग की लपटें एक तख्त पर तप रहे उस राक्षस के पैर को चाट रही थीं और वे आपस में चर्चा कर रहे थे, वह शियाओई तो मछली की तरह फिसलन भरा है, कौन जाने अब कहाँ छिपा है। अगर आपका सामना जियाओई से हो जाए तो बेहद सावधान रहना, वह बहुत चालाक है और जहर इस्तेमाल करने में माहिर है। आप सबने सुना है कि यान भाइयों के साथ क्या हुआ था, है ना? इसके बारे में सुना है? उफ, मैंने सुना है कि अब जब वे किसी आदमी को देखते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। जैसे ही लोगों ने भुने हुए जानवर के पैर को आपस में बांटना शुरू किया, अंधेरे में छिपी एक छायादार आकृति ने मांस का एक टुकड़ा लिया, 2 निवाले खाए और पूछा, यान भाई अब कहाँ हैं? लगता है वे दलदल के पास जियाओई के पैरों के निशान ढूंढ रहे हैं। मैंने उन्हें दिन में देखा था। हो, क्या हम सिर्फ 5 ही नहीं हैं? 6 टुकड़े क्यों बांटे गए? 5 व्यक्तियों पर तुरंत ही ठंड छा गई। वे सब एक साथ अंधेरे में उस आकृति को देखने लगे। आग की नारंगी रोशनी में जियाओई का चेहरा उनके सामने खुल गया। हिस, पुरुषों ने हौंफते हुए कहा, जियोई, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? उस पर हमला करो, उसे अभी मार डालो। 5 लोग कांप उठे और एक साथ हमला बोल दिया। तथापि जियोई ने उनसे भी अधिक तेजी से और अधिक क्रूरता से हमला किया। तलवार की रोशनी क्षणभंगुर छाया की तरह थी और सिर कटे हुए तारों वाले पतंगों की तरह नीचे झुके हुए थे। खून फव्वारों की तरह बह रहा था, इतना कि कैंप फायर पूरी तरह बुझ गया। उन 5 में से एक स्वर्ण अमृत क्षेत्र की दूसरी परत पर था, 2 स्वर्ण अमृत क्षेत्र की पहली परत पर थे और 2 शेंटोंग क्षेत्र में थे, लेकिन उनके पास जियोई के खिलाफ कोई मौका नहीं था। जियाओ यी ने अपने हाथ में मांस का टुकड़ा निगल लिया और रात के आसमान में तारों की धुंधली रोशनी को घूरने लगा। अचानक उसकी आकृति किसी भूत की तरह रात में दौड़ती हुई दिखाई दी। घुमावदार काली रात, कत्लेआम के लिए एकदम सही समय। पुनश्च सभी को स्वस्थ और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं। कल अपडेट्स की झड़ी लग जाएगी। आकाश के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। उन्होंने पहले से ही विरल तारों को अस्पष्ट कर दिया तथा संपूर्ण गुप्त क्षेत्र को अंतहीन अंधकार में ढक दिया। दलदल के पास जमीन के एक समतल टुकड़े पर कई तंबू खड़े थे। बीच में लगी आग ठंडी हवा के कारण बुझ गई थी, केवल लाल रंग की चमक छोड़ते हुए कोयले के टुकड़े बचे थे। एक तंबू के अंदर यान बिंग और उसका भाई एक दूसरे से पीठ सटाकर खड़े थे। दोनों की आंखें कसकर बंद थीं तथा हाथों में धनुष थामे हुए थे। सरसराहट, सरसराहट। बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कपड़े के किसी चीज से रगड़ने की आवाज आई, जिससे दोनों व्यक्तियों ने एक साथ अपनी आंखें खोल लीं। वे दोनों स्वर्ण अमृत क्षेत्र की दूसरी परत के शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी इंद्रियां एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 10 गुना अधिक तेज थीं। यान बिंग ने अपनी आवाज धीमी कर दी, बाहर कुछ शोर है। यान यू ने धीरे से सिर हिलाया, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो। बाहर सब कुछ शांत था। अचानक एक बर्फीली गर्जना गूंजी, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? धमाका, एक तलवारची फूटी और एक तंबू चकनाचूर हो गया। हमलावर कोई और नहीं बल्कि तियानकिंग साम्राज्य के शाही वंश के सहायक पर्वतीय राजा का राजसी उत्तराधिकारी जियांग यी था। जियांग यी स्वर्ण अमृत क्षेत्र की दूसरी परत के शिखर पर पहुंच गया था और उसने तलवार की मंशा का एक बीज भी संघनित कर लिया था। उसकी युद्ध शक्ति स्वर्ण अमृत क्षेत्र की तीसरी परत के एक सामान्य योद्धा के बराबर थी। बर्फीले तलवार क्यूई के बीच जियोई विस्फोटक ढंग से पीछे हट गया। उसके चेहरे पर असहायता के भाव प्रकट हो रहे थे। क्या बुरी किस्मत है, इस आदमी की जन्मजात दिव्य क्षमता वास्तव में रात्रि दृष्टि है। वह इन योद्धाओं की एक एक करके हत्या करने वाला था, लेकिन जब जियांग यी की हत्या करने का प्रयास किया गया तो जियांग यी के रात्रि दृष्टि रहस्यमय कौशल द्वारा उसका स्वरूप उजागर हो गया। यदि जियाओ यी दिव्य क्षमता क्षेत्र के शिखर पर आगे नहीं बढ़ गया होता तो जियांग यी की तलवार ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। जियो यी, तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरी हत्या करने की हिम्मत कर रहे हो? जियांग यी की निगाहें बर्फीली थीं जब वह जियो यी को देख रहा था। उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। जियो यी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको केवल मेरे खिलाफ हत्या के आदेश जारी करने, हर मोड़ पर मेरा शिकार करने की अनुमति है, फिर भी मुझे वापस लड़ने की अनुमति नहीं है?
लिंग फैंग युवराज का आजीवन मित्र है। यदि वह कहता है कि तुम्हें मरना होगा, तो इसका अर्थ है कि युवराज ही तुम्हें मरवाना चाहता है। जियांग यी के पिता, सहायक पर्वत राजा, युवराज के कट्टर समर्थक थे, और वह भी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, युवराज ही स्वर्ग के सच्चे चुने हुए हैं, जिन्हें ऊपर के स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। अगर वह तुम्हें मारना चाहते हैं, तो तुम मौत से बच नहीं सकते। चूंकि लिंग फैंग ने तुम्हें मारने का आदेश दिया है, तो जरूर युवराज ही तुम्हें मारना चाहते होंगे। तुम्हें आज्ञाकारी होकर अपनी मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, हठपूर्वक विरोध नहीं करना चाहिए। जियो यी ने अपने मुंह के कोने को खींचते हुए उपहास किया, बकवास बंद करो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम राजकुमार हो या सम्राट। अगर तुम जियो यी की जान चाहते हो, तो बेहतर होगा कि तुम्हारे पास इसे लेने का कौशल हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। भावशून्य। जियांग यी की आंखें नाइट विशन मिस्टिकल स्किल के तहत एक तैली हरे प्रकाश से चमक उठीं। उसका शरीर अचानक हिल गया, और एक पल में एक डार्क एल्फ की तरह जियाओ यी के पीछे प्रकट हो गया। उसके हाथ में रखी चांदी की तलवार 2 टुकड़ों में बंट गई, एक हाथ में। तलवारें आपस में टकरा रही हैं, चिंगारियां उड़ रही हैं। वह जियाओ यी के सिर की ओर वार किया। जियो यी की तलवार ने एक अविश्वसनीय वक्रता प्रदर्शित की, जो उसके पीछे अवरुद्ध करने के लिए लंबवत स्थित थी, जिससे तीनों ब्लेडों के टकराने से एक भयंकर आवाज उत्पन्न हुई। जियाओ यी ने टक्कर के बल का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे उसके और जियांग यी के बीच की दूरी बढ़ गई। हालांकि जियांग यी लगातार उसका पीछा कर रहा था। उसके पीछे हवा के कटने की आवाज बढ़ती जा रही थी। शियाओ यी के घुटने मुड़ गए, वह जमीन के करीब आ गया, साथ ही पीछे की ओर झुक गया, जिससे जियांग यी, जो आगे की ओर झुका था, उसके ठीक ऊपर से उड़ गया। पेड़ के चारों ओर कुंडली मारे बैठा सांप। एक तलवार हवा में घुसकर जियांग यी के दिल पर निशाना साध रही थी। बर्फीले ब्लेड को लगातार करीब आते देख जियांग यी की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, उसकी आंखें हताशा से भर गईं। यदि यह प्रहार उस पर होता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में 2 तीर हवा में सीटी बजाते हुए तलवार से टकराए, जिससे तलवार बलपूर्वक दूर हट गई। यान बिंग और यान यू दोनों ओर से अपने सींग वाले धनुष, तीर लिए हुए थे और अपनी तीखी नोकों को शियाओ यी की ओर तान रहे थे। हा, यान बिंग, यान यू, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। जियांग यी बाल बाल बचकर मुस्कुरा रहा था। उसकी दोनों तलवारें आपस में टकराईं, जिससे तेज चिंगारियां निकलीं। उसकी नज़रें जियाओ यी पर टिकी थीं। जियाओ यी, क्या तुम बहुत घमंडी नहीं बन रहे थे? अब जब यान ब्रदर्स मेरी मदद कर रहे हैं, तो देखते हैं कि तुम कितने घमंडी हो सकते हो। जियो यी ने यान भाइयों की तरफ देखते हुए चिढ़ाते हुए कहा, सज्जनों, लाल लुओ सांप के जहर का स्वाद कैसा है? चुप रहो, यान भाई एक स्वर में चिल्लाए। जियो यी ने कहा, प्रभावशाली। किसने सोचा होगा कि लाल लुओ सांप का जहर तुम दोनों को और भी अधिक तालमेल मिला देगा? टकराना, टकराना। यान बिंग और उनके साथी ने एक ही समय पर अपने तीर छोड़े, हर बार 9 सितारा लगातार तीरों की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए। कुशल तीरंदाजा होने के बावजूद 6 बार 9 सितारा लगातार तीर चलाने के बाद वे थक गए थे और उनके धनुषों से सफ़ेद धुआं निकल रहा था। वे जोर जोर से हौंफ रहे थे। उनकी रक्तरंजित आंखें जियाओ यी पर टिकी हुई थीं, और वे चाहते थे कि वे उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। दोनों को नपुंसक न बनने के लिए परस्पर मारक औषधि देने के लिए मजबूर किया गया, जिससे टोना टोटका और लाल लुओ सांप का जहर उनके लिए वर्जित और पीड़ादायक हो गया। इसका कोई भी उल्लेख मृत्यु के समान होगा। यान बिंग, यान यू, उसकी चालों में मत फंसो। वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। जियांग यी ने जल्दी से कहा। दोनों को धीरे धीरे संभलते देखकर उसने गंभीरता से कहा, मैं मुख्य हमला करूंगा और उसे बांध दूंगा। तुम दोनों हमला करने के मौके ढूंढो। हमें आज ही उसके कुत्ते की जान ले लेनी चाहिए। निश्चिंत रहें, अगले साल इसी दिन उनकी पुण्यतिथि होगी। दोनों फैल गए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, जैसे कि अंधेरे कोनों में छिपे हुए विषैले सांप अपने शिकार पर घातक प्रहार करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। जियांग यी ने अपनी 2 तलवारों के साथ एक बार फिर शियाओ यी पर हमला किया। उग्र उल्का, कानों में प्रवेश करती हुई जुड़वां चोटियां। जियांग यी की तलवार की चालें भी कम भयंकर और कुटिल नहीं थीं, हर एक घातक। अगर जियाओ यी ने तलवार की मंशा के पहले चरण को नहीं समझा होता, तो उसे इस उन्मत्त हमले से बचाव करने में बहुत मुश्किल होती। आगे, वहां यान यू और यान बिंग थे, जो गोल्डन कोर दायरे की दूसरी परत के 2 तीरंदाज थे। हजारों सैनिकों पर विजय। जियाओ यी ने अपनी तलवार से जियांग यी के हमले को नाकाम कर दिया, और जब वह आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसकी पीठ से एक ठंडी हवा उठी। ये यान बिंग और उसके साथी की ठंडी ताकतें थीं जो एक साथ चल रही थीं। जियाओ यी को चकमा देना पड़ा, और जियांग यी को मारने का उसका मौका चूक गया। जियांग यी गर्व से हंसा, जियो यी, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। हालांकि अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगोगे, तो मैं तुम्हें पूरी तरह से मुर्दा बनाकर छोड़ सकता हूं। यान बिंग और उसका साथी भी ठंडी हंसी हंस पड़े।
जियो यी ने ठंडी आवाज में कहा, एक पूरी लाश। इसे अपने पास रखो। जिद्दी मूर्ख। जियांग यी ने यान बिंग और उसके साथी की ओर देखा, अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करो। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह अपना ध्यान 3 तरीकों से बांट सकता है। एक पास, 2 दूरी पर। उनके संयुक्त हमले के कारण आक्रमण और अधिक भयंकर हो गया। तीरों के तूफानी हमले के साथ जियांग यी की हिंसक और क्रूर तलवारबाजी के कारण हर कदम खतरे से भरा था, एक भी गलत कदम घातक रूप से पाताल लोक में ले जा सकता था। जियो यी ने पीछे हटते हुए लड़ाई की और तीनों को घने जंगल में ले गया। घने प्राचीन वृक्षों की आड़ में जियाओ यी का दबाव काफी कम हो गया था। जियांग यी के लगातार हमलों का सामना करते हुए जियाओ यी और पीछे हट गया और जोर से उसकी पीठ एक पेड़ के तने से टकरा गई। अब मौका है, उसे मार डालो। जियांग यी और उसके साथियों के चेहरे खुशी से चमक उठे। उसका आकार रुका, फिर पूरी गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार की चाल आसमान में फैल गई, जिससे जियाओ यी के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। उसी समय यान यू और यान बिंग भी जियाओ यी के ठीक सामने पहुंच गए। उनके धनुष गरजने लगे, बाण मूसलाधार वर्षा की तरह बरसने लगे। उनका संयुक्त आक्रमण भयावह रूप से भारी था, लेकिन इस अत्यंत संकटपूर्ण क्षण में जियाओ यी जरा भी घबराया नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर विजय का भाव था। तुम सब मर गए। उसने अपना बायां हाथ हिलाया। हरी आंखों वाली राक्षसी मकड़ी के रेशमी थैले को दबाते ही पॉप 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 की आवाजें हवा में गूंजने लगीं और सफेद मकड़ी के रेशम की धाराएं बाहर निकलने लगीं। पल भर में जियांग यी और यान बिंग रेशम में कसकर लिपट गए। हरी आंखों वाली दानव मकड़ी का जाल अविश्वसनीय रूप से कठिन था, यहाँ तक कि गोल्डन कोर दायरे की चौथी या 5वीं परत में रहने वाले भी इसमें उलझने पर कुछ ही समय में मुक्त नहीं हो सकते थे। सफेद मकड़ी के रेशम से कसकर बंधे तीनों व्यक्ति चावल के पकौड़ों की तरह थे, हिलने में असमर्थ। शियाओ यी को भयभीत होकर देखते हुए उन्होंने कहा, तुम बहुत क्रूर हो। तुमने तो पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। यही तुम्हारा जाल है। जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए हल्के से हाथ हिलाकर कहा, सुरक्षित यात्रा। उसकी तलवार हवा में फट गई और खून फव्वारों की तरह फूट पड़ा। जियाओ यी ने आसानी से तीनों का सिर धड़ से अलग कर दिया और उनके सिर पेड़ के तने पर लटका दिए। अगली सुबह भोर में यान यू और अन्य 2 की लाशें मिलीं। पलक झपकते ही रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी, शाही परिवार, 9 गहन संप्रदाय, वानफो माउंटेन और स्वॉर्ड माउंटेन मैनर के सभी शक्तिशाली व्यक्ति यहां एकत्र हुए, जिनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि ये फैंग कर रहे थे। स्वर्ण अमृत क्षेत्र की 8वीं परत, स्वर्गीय किंग ड्रैगन और टाइगर सूची और टेंगलांग सूची में दूसरे स्थान पर। इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में बहुत अधिक थी, यहां तक कि जियांग ताई से भी अधिक। तियानकिंग साम्राज्य की युवा पीढ़ी में वह केवल महान राजकुमार जियांग शानहे के बाद दूसरे स्थान पर था। न केवल शाही मार्शल आर्ट्स अकादमी उसका आदर करती थी, बल्कि शाही परिवार के शक्तिशाली लोग भी उसके नियंत्रण में थे। 10,000 बुद्ध मंदिर के भिक्षु दाओ युआन ने अपने हाथ जोड़े। उनका चेहरा दुनिया के लिए करुणा से भरा था, लेकिन उनके शब्दों ने रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। लिंग जियाओ बेहद क्रूर और निर्दयी है। 2 दिन पहले वह यान यू और अन्य लोगों का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन अब उसने यान यू भाइयों और राजकुमार जियांग यी दोनों को मार डाला है। अगर हम उसे बढ़ने देते हैं तो। ये फैंग ने कुछ देर तक दृश्य का निरीक्षण किया और गहरी आवाज में कहा। दृश्य पर लड़ाई के निशानों को देखते हुए जियो यी की ताकत पहले से ही स्वर्ण अमृत क्षेत्र की 3री परत के एक साधारण अभ्यासी से कम नहीं है। डिजी स्वॉर्ड ने अपनी लंबी तलवार को गोद में लिया, अपनी बाहों को हल्के से हिलाया और गहरी आवाज में कहा, जब यह व्यक्ति हमारे स्वॉर्ड माउंटेन मैनर के स्वॉर्ड टूम में प्रकट हुआ तो उसकी साधना मुश्किल से शेंटोंग क्षेत्र तक पहुंची थी, लेकिन केवल 1 या 2 महीने में वह अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच गया है। उसे अवश्य ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सभी ने एक दूसरे को देखा। ये फैंग ने अपनी नुकीली नाक को छुआ, उसकी आंखें एक दरार की तरह थीं जिनसे ठंडी रोशनी निकल रही थी, और गहरी आवाज में आदेश दिया, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। 5 के समूहों में जियाओ यी की तलाश करो। जैसे ही वह मिल जाए, 1000 मील ट्रैकिंग तावीज के साथ उसके स्थान को चिन्हित करें। हमें उससे छुटकारा पाना होगा। हाँ, सभी ने जोरदार ढंग से जवाब दिया। भीड़ के भीतर ये फैंग ने उन तीनों मरे हुए सिरों पर नजर डाली जिनकी आंखें खुली थीं। अपने हाथ की एक लहर से उसने उन्हें कुचलकर कीमा बना दिया। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। जियाओ यी, तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, अगर तुम महान राजकुमार के काम नहीं आ सकते तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, मौत। दलदली भूमि में जियाओ यी दलदल में इतनी आसानी से आगे बढ़ रहा था जैसे बादल और पानी बह रहे हों। उसके पैर लकड़ी के चपटे तख्तों पर थे। तभी अचानक एक तीखी आवाज ने उसे घेर लिया। अमिताभ, जियो, कृपया रुकें। एक ऊंची बौद्ध मंत्र गूंज उठा। दाओ युआन 4 स्वर्ण कोर क्षेत्र अभ्यासियों के साथ उनके सामने प्रकट हुए, और यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण अमृत क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। 5 स्वर्ण कोर आकृतियां, उनमें से एक स्वर्ण अमृत क्षेत्र की 4 परतों में एक टॉपलेस भिक्षु है।
जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए दाओ युआन को देखा, तो ये तुम हो? तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? दाओ युआन ने मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियां आपस में मिलाईं और बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ किया। दाता जियो, आपका बुद्ध के साथ कर्म संबंध है, स्वाभाविक रूप से हम मिलेंगे। भिक्षु दाओ युआन, उसके साथ शब्दों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? उसे सीधे मार डालो, मोटे गंजे भिक्षु ने रूखेपन से कहा। दाओ युआन ने उसे प्रणाम किया और कहा, भाई दाओ कुंग सही कह रहे हैं। आइए हम उन्हें अभी मार डालें और बुद्ध से मिलने के लिए पश्चिमी स्वर्ग भेज दें। धमाका! सभी 5 गोल्डन कोर रियल्म विशेषज्ञों ने एक ही बार में अपना कदम उठाया। आखिर हो क्या रहा है? पिछले कुछ दिनों में मैं जहां भी दौड़ूं, ये लोग हमेशा मुझे पकड़ लेते हैं। जियो यी ने ग्रेड 4 युआन हथियार पकड़ रखा था और अपने हाथों को हथियार के दिव्य कौशल से ढक रखा था। उसने 5 विशेषज्ञों के संयुक्त हमले को विफल कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद परेशान था। 2 दिन के लिए, चाहे वह कहीं भी भागे, अन्य लोग उसे शीघ्र ही ढूंढ लेते थे। जियो यी, बस अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, व्यर्थ विरोध करना बंद करो। दाओ युआन ने अपने हाथ जोड़े, उनका स्वरूप गरिमापूर्ण था। दाता जियो, बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दो और इस भिक्षु को बौद्ध कानून के साथ तुम्हें बदलने दो। अपने दादाजी को बदलो। जियाओ यी की आंखें लाल हो गईं, दाओ युआन को खंजर से घूरते हुए और अपनी तलवार को घुमाते हुए, हल्की हवा और गिरे हुए पत्ते। स्विश! जैसे ही तलवार क्यूई आगे बढ़ी, दलदल की काली मिट्टी एक विशाल धारा में बदल गई, मानो काली मिट्टी की एक दीवार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही हो। बुद्ध की हथेली। दाओ युआन ने अपनी हथेली से प्रहार किया, उसके ऊपर ऊर्जा संघनित हो रही थी, मानो कोई छोटा पर्वत नीचे की ओर टूट रहा हो। गोल्डन कोर दायरे के विशेषज्ञ पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की कुछ शक्तियों का उपयोग कर सकते थे, जो अपने कार्यों से पहाड़ों को हिलाने और नदियों की दिशा मोड़ने में सक्षम थे। मिट्टी की दीवार बुद्ध की हथेली के कुचलने से चकनाचूर हो गई। काली मिट्टी के अनगिनत कण सभी दिशाओं में फैल गए। दाओ युआन का शरीर बुद्ध के प्रकाश से घूम गया। स्वर्ण अमृत क्षेत्र में कदम रखते ही उसकी युद्ध शक्ति बढ़ गई। भाई दाओ कुंग, जल्दी करो और मेरी मदद करो। महावरोचना पाम। जब दाओ युआन ने अपनी हथेली से प्रहार किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके पीछे एक महान महावैरोचन बुद्ध की आकृति प्रकट हुई, जिससे विश्व का अंत हो गया। दाओ कुंग ने एक जादू की छड़ी चलाई, उस पर लगे सुनहरे छल्लों की आवाज जोर से गूंज रही थी, एक वार से ड्रैगन गिर जाएगा। गुंजन! छड़ी के चारों ओर सुनहरी चमक इकट्ठी हो गई, जो क्रोधित अजगर की तरह कुंडलित होकर शियाओई के सिर की ओर झपटी। अन्य 3 ने भी इसके ठीक पीछे हमला किया। 5 स्वर्ण अमृत क्षेत्र विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों के तहत जियोई अभिभूत था, और भले ही वह अभी अभिशेंटोंग क्षेत्र के शिखर तक पहुंचा था, फिर भी उसे एक ही समय में सभी 5 मास्टरों के साथ मुकाबला करना मुश्किल लगा। हा, भिक्षु दाओ युआन, आप सभी 5 लोग जियाओई को नहीं हरा सके, क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं है? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? जैसे ही जियोई ने 5 गोल्डन कोर के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, हवा में कई आकृतियों के फटने की आवाज दूर से सुनी जा सकती थी। ये लिंग फैंग, स्वर्गीय पुत्र तलवार और अन्य लोग थे जिन्होंने उसका पता लगाया था। पिछले कुछ दिनों में शियाओई के लिए उनका शिकार कभी नहीं रुका था, और पिछले कुछ झड़पों में शियाओई अपने कई विशेषज्ञों की कीमत पर भी भागने में कामयाब रहा था। इससे विभिन्न ताकतें शियाओई को और भी अधिक गंभीरता से लेने लगीं। दाओ कुंग ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे 10,000 बुद्ध मंदिर में उसे वश में करने के लिए बौद्ध कानून है। तुम सब लोग खड़े रहो और उसे भागने से रोको, यही काफी होगा। लिंग फैंग दिल खोलकर हंसा, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, ये फैंग पहले से ही अपने रास्ते पर है। अगर वह आता है और तुमने जियोई को नहीं मारा, तो वह सिर उसका होगा। दाओ कुंग और अन्य लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए। ये फैंग, स्वर्ण अमृत क्षेत्र की 8वीं परत, टेंग लांग सूची में दूसरे स्थान पर। एक बार जब वह कोई कदम उठाता है, सचमुच उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दाओ युआन ने गहरी आवाज में कहा, भाई भिक्षुओं, अपना सब कुछ दे दो। 10,000 बुद्ध मंदिर द्वारा इस बार भेजे गए 10 विशेषज्ञों में से केवल 5 ही बचे। 5 स्वर्णिम कोर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी बौद्ध और ताओवादी साधना तकनीकों का एक साथ प्रयोग किया। भारी हमले का सामना करते हुए जियोई की अभिव्यक्ति गंभीर थी, मुझे जल्दी और निर्णायक रूप से लड़ना होगा। अगर ये फैंग आ गया तो मेरे लिए छोड़ना मुश्किल होगा। इस विचार के साथ अब दाओ युआन और अन्य लोगों की ओर उसकी निगाह में रक्तलाल इंद्रधनुष की एक ठंडी लकीर उभर आई। पिछले मुठभेड़ों में जियोई ने हमेशा अग्निकिलिन तलवार और रक्त विस्फोट कौशल का उपयोग करने से परहेज किया था, क्योंकि बाद के कौशल के गंभीर दुष्प्रभाव थे। पर अब जियोई ने खुद को घिरा हुआ पाया और अब पीछे नहीं हट सका। वाह! आकाश में एक लाल रंग की अग्नि सी चमक उठी और अग्निकिलिन तलवार उसके दाहिने हाथ में आ गिरी। उसके शरीर में एक लाल चमक फैल गई, मानो कोई ज्वाला राजा हो। धमाका! जियाओई के शरीर पर आभा हिंसक रूप से बढ़ गई। उसने सीधे ही अपना 30% रक्त जला दिया, जिससे उसकी ताकत 30 गुना बढ़ गई। हिस!
दाओ कुंग, लिंग फेंग और अन्य लोगों के भाव, जो अभी कुछ क्षण पहले ही शांत हुए थे, अचानक बदल गए। शक्ति में 30 गुना वृद्धि शाओ यी के लिए कुछ समय के लिए स्वर्ण अमृत क्षेत्र की तीसरी परत के बराबर साधना स्तर प्राप्त करने के समान थी। अपने पहले चरण की तलवार की मंशा और 5वीं श्रेणी की युआन बिंग फायर किलिन तलवार के साथ उनकी युद्ध शक्ति स्वर्ण अमृत क्षेत्र की छठी परत से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। हजारों सेनाओं का सफाया। अपनी तलवार के एक व्यापक प्रहार से दाओ युआन और अन्य लोगों द्वारा आगे बढ़ाई गई बौद्ध मुहरें और युद्ध तकनीकें तुरंत धूल में मिल गईं। सोने की मुहरें आकाश को भर गईं, लेकिन भयानक तलवार की रोशनी एक पल के लिए भी धीमी नहीं हुई। अच्छा नहीं है, दौड़ना। दाओ युआन और अन्य लोगों के चेहरे तेजी से बदल गए जब वे भागने के लिए मुड़े। लेकिन जब जियाओई का 30% खून जल चुका था तो वह उन्हें कैसे जाने दे सकता था। सितारों और चांद का पीछा करते हुए अजगर ने पेड़ को लपेट लिया। एक के बाद एक तलवारों की चाल हवा में गूंजती रही, प्रत्येक वार से एक व्यक्ति की जान चली गई। पलक झपकते ही केवल दाओ युआन ही बचा। नहीं, मुझे मत मारो। उसका चेहरा दहशत से भर गया। उसने देखा कि जियाओई तलवार लिए आगे बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने लिंग फैंग और पास ही खड़े दूसरे लोगों की ओर देखा, लिंग फैंग, मुझे बचा लो। लिंग फैंग भी सदमे से बाहर आ गया और दहाड़ा, जियो यी, रुको। तथापि इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, जियो यी ने अपनी तलवार से वार किया, जिससे दाओ युआन 2 टुकड़ों में बंट गया। लिंग फैंग का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुम कमीने, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की। जियो यी ने लिंग फैंग की ओर देखा, जो रक्त के रंग की आभा से घिरा हुआ था, मानो युद्ध के देवता का अवतार हो, और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। जियो यी ने ठंडे स्वर में कहा, और तुम मुझे रोकने वाले कौन हो। जियो यी की फटकार का सामना करते हुए लिंग फैंग का चेहरा अचानक बेहद भद्दा हो गया और उसकी आंखों में एक भयावह ठंडक दौड़ गई। ये लिंग फैंग 9 गहन संप्रदाय का शीर्ष शिष्य था, जिसकी साधना स्वर्ण कोर क्षेत्र की 7वीं परत पर थी। तियानकिंग साम्राज्य की युवा पीढ़ी में उन्हें शीर्ष 5 में स्थान दिया गया था, और यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस और अन्य लोग भी उनके प्रति मिलनसार थे। उसे कब इस तरह से डांटा गया था। लिंग फैंग ने ठंडी सांस ली और अपना हाथ झटकते हुए कहा, तुम कुत्ते से बेहतर नहीं हो। मुझे तुम्हें मारने के लिए व्यक्तिगत रूप से उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। क्या ली जियान उपलब्ध है? भाई लिंग। ली जियान मुट्ठी और हथेली से सलामी देते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने खड़ा हो गया। लिंग फैंग ने ठंडी आवाज में कहा, अपनी तलवार को शियाओई की ओर तानते हुए, उसके अंग तोड़ दो, उसके डेंटियन को नष्ट कर दो और उसे मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। हाँ, ली जियान ने सलामी देकर जवाब दिया। उसका शरीर कांप उठा और उसके हाथ में एक स्वर्ण जड़ित स्वर्गीय खजाना हथौड़ा दिखाई दिया, जो 1000 साल पुराने अग्नि बादल पत्थर से बना एक चतुर्थ श्रेणी युआन हथियार था, जिसका वजन 1300 पाउंड था। जैसे ही उसने इसे लहराया, हवा में बाघ की तरह दहाड़ उठी। उसकी शक्ति असीम थी, वह पहाड़ों को चीरने और पत्थरों को कुचलने में सक्षम थी। ली जियान की साधना को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। गोल्डन कोर दायरे की 5वीं परत पर उन्हें स्वर्गीय किंग ड्रैगन और टाइगर सूची में 10वां स्थान दिया गया था। धम्म। सोने से जड़ा स्वर्गीय खजाना हथौड़ा जोर से जमीन पर गिरा, मानो धरती हिल रही हो। उसकी हथेली और हथौड़े के हत्थे के टकराने से एक तीखी आवाज निकली, और उसकी आंखें, जो बैल की आंखों जैसी बड़ी और लालटेन जैसी लाल थीं, व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, 3 ही वार में तुम्हारा सिर मेरा होगा। आसपास खड़े ताकतवर लड़ाकों के समूह ने चुपचाप सिर हिलाकर कहा, अपने उपनाम लिटिल ओवरलॉर्ड ली जियान के अनुरूप वह काफी दबंग है। ली जियान अधिपति के मार्ग का अनुसरण करता है, किसी की परवाह नहीं करता और किसी से नहीं डरता। वह अधिपति हथौड़ा कौशल में विशेषज्ञ है। ऐसा कहा जाता है कि आज तक किसी ने उसे चौथी चाल का उपयोग करते नहीं देखा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी उसके पहले 3 का सामना नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जियाओई मर चुकी है? भीड़ की ओर से शियाओई की ओर दया और खुशी दोनों भरी नजरें थीं। उस पल में ली जियान का आक्रमण उस पर पहले से ही था। सोने से जड़े स्वर्गीय खजाने के हथौड़े को हाथों में जकड़े उसने उसे हवा में घुमाया। उसके काले बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। अधिपति हथौड़े का कौशल, पहला कदम, अधिपति बेजोड़। धमाका। हथौड़े की छाया आकाश से नीचे गिरती हुई, ऊपर गिरते हुए लगातार प्रतिबिंब बनाती हुई दिखाई देती है। जियाओई की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चारों ओर खून उमड़ पड़ा, और हाथ में अग्निकिलिन तलवार लेकर उसने अपने सिर के ऊपर वार को रोक लिया। एक जोरदार आवाज के साथ उसका शरीर जोर से हिला और उसके पैरों तले जमीन जोरदार आवाज के साथ फट गई। हमले से हवा खाली हो गई और रेत उड़ गई तथा चट्टानें बिखर गईं। मेरा दूसरा हथौड़ा ले लो। छोटे अधिपति के योग्य। ली जियान ने अपने पहले हथौड़े के बाद तुरंत दूसरा हथौड़ा मारा। अधिपति एक कड़ाही उठा रहे हैं। गुंजन।
उसके हाथ में सोने से जड़ा स्वर्गीय खजाना हथौड़ा अचानक घूम गया, जिससे एक बेचैन कर देने वाली गुंजन हुई। घूमते हुए हथौड़ा चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ फूट पड़ा, जिससे एक भयंकर तूफान उठा। ये तूफान ऊपर तक आया। किसी अदृश्य विशाल हाथ की तरह उसने ज़ियाओई को जबरदस्ती हवा में आकाश की ओर उठा लिया। ली जियान ने ऊंची छलांग लगाई और पल भर में शियाओई को पकड़ लिया, हाथों में भारी हथौड़ा उठाया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसका चेहरा बेतहाशा मुड़ गया। कवच उतार रहे अधिपति। धमाका! ये हथौड़ा पूरी ताकत से फेंका गया था। जैसे ही वह आकाश से नीचे गिरा, वह सीधे ज़ियाओई के सिर की ओर बढ़ा। भयंकर बवंडर में हवा में लटके ज़ियाओई बच नहीं सकते थे। अगर चोट लगती तो उनका सिर जरूर टूट जाता और उनकी मौत पक्की थी। महत्वपूर्ण क्षण पर जियो यी ने एक ठंडी सांस छोड़ी और रक्त विस्फोट कौशल की चौथी परत फूट पड़ी। उसके शरीर में रक्त उमड़ पड़ा, उसकी आंखें टिमटिमाते तारों की तरह ठंडी हो गईं। उसने अपनी सारी शक्ति एक तलवार के वार में केंद्रित कर ली। जीवन ले रहा है। ये जीवन पीछा करने वाली आत्मा तलवार की सबसे शक्तिशाली चाल थी और इसे केवल गोल्डन कोर दायरे में किसी व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता था। जीवन ले रहा है, दुश्मन की जान लेने के लिए। वाह! तलवार की नोक घनी होकर नुकीली हो गई। एक ठंडी चमक हवा में फैल गई, मानो कोई धधकती उल्कापिंड। एक धमाकेदार गर्जना के साथ वह सोने से जड़े स्वर्गीय खजाने के हथौड़े से टकराई और हथौड़े के जोर से टूटने पर एक तीखी दरार गूंजी। क्या? ली जियान के चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था जब उसने हथौड़े के टुकड़ों को हवा में पीछे की ओर उड़ते देखा। एक ठंडी चमक जो दुनिया के खून से रंगी हुई है। धमाका! तलवार ली जियान के माथे में घुस गई। दोनों आदमी जमीन पर गिर पड़े। ज़ियाओई तुरंत जमीन से उछल गया, जबकि ली जियान का सिर जमीन से टकराकर जोर से फट गया। उसका सिर कटा शरीर खून से लथपथ पड़ा था। भीड़ स्तब्ध होकर देख रही थी। ज़ियाओई जीत गया। अभी क्या हुआ? ज़ियाओई अचानक इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे प्रकट कर सकता है? छोटे अधिपति ली जियान की हत्या कर दी गई है। जियो यी अभी शेंटोंग क्षेत्र के शिखर पर है। वह कितना भयानक प्रतिभाशाली होगा। ज़ियाओई की आंखें खून की तरह लाल थीं और एक छलांग के साथ वह स्तब्ध भीड़ में घुस गया। अब तक उसका 40% रक्त जल चुका था और उसका शरीर एक फव्वारे की तरह चमकदार लाल चमक में लिपटा हुआ था। विस्फोटक रूप से बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग वह बेतहाशा हत्या करने के लिए कर रहा था। सितारों और चंद्रमाओं का पीछा करते हुए हजारों सेनाओं पर विजय प्राप्त करना। आत्मा का पीछा, जीवन का अधिग्रहण। शियाओई की तलवार हत्या के लिए थी। अग्नि किलिन तलवार द्वारा हर जीवन के साथ इसका ब्लेड और अधिक चमकदार होता गया। किलिन के तराजू और पैटर्न अधिक स्पष्ट होते गए और इसका प्रकाश चकाचौंध करने लगा। पू पू पू! प्रत्येक प्रहार के साथ सिर हवा में उड़ रहे थे। भागो, मुझे मत मारो, मैं तो बस उत्साह देख रहा था। मुझे बचाओ! पलक झपकते ही शियाओई द्वारा मारे गए शक्तिशाली योद्धाओं की संख्या 10 से भी ज्यादा हो चुकी थी। 10,000 बुद्ध मंदिर का सफाया हो चुका था। शाही परिवार के लगभग सभी 20 सदस्य मर चुके थे। शाही मार्शल आर्ट्स अकादमी के केवल 10 से भी कम शक्तिशाली पुरुष बचे थे और 9 गहन संप्रदाय के पास केवल लिंग फैंग ही बचा था। मिंगजियान मनों से केवल स्वर्गीय और सांसारिक तलवार भाई ही बचे थे। इस पल स्वर्गीय और सांसारिक तलवार भाइयों ने ज़ियाओई का रास्ता रोक रखा था, लेकिन अपनी संयुक्त शक्ति के साथ भी वे ज़ियाओई का सामना नहीं कर सके। तलवार की धार तेजी से दोनों आदमियों पर लगी और उन्हें उड़ा दिया। स्वर्गीय पुत्र तलवार का रंग बदल गया और वह चिल्लाया, पृथ्वी पुत्र तलवार, हमारी तलवारें मिलाओ। ठीक है। सांसारिक पुत्र तलवार ने अपना रूप बदला, लट्टू की तरह घूम गया। हालांकि स्वर्गीय पुत्र तलवार, जिसे उसके साथ मिलकर हमला करना चाहिए था, घूमकर लिंग फैंग की ओर दौड़ पड़ी। केवल सांसारिक पुत्र तलवार ही ज़ियाओई का सामना करने के लिए बची थी। स्वर्गीय पुत्र तलवार, तुम मादरचौद! निराशा से भरे चेहरे के साथ सांसारिक पुत्र तलवार ने जियोई की ओर देखने के लिए पीछे मुड़कर कहा, मुझे मत मारो। धम्म! तलवार की धार बह गई। सांसारिक पुत्र तलवार का सिर काट दिया गया। उसका चेहरा निराशा की तस्वीर बन गया। रक्त की लहर के साथ जियोई आगे बढ़ा और स्वर्गीय पुत्र तलवार के पास पहुंचते ही अपने पीछे काली मिट्टी के निशान छोड़ता चला गया। लिंग फैंग का चेहरा गुस्से से कठोर हो गया और वह दहाड़ा, रुको! तुम क्या हो? चले जाओ! जियोई ने उपहास किया। उसकी तलवार स्वर्गीय पुत्र तलवार की ओर इशारा कर रही थी। मृत्यु की तलाश में लिंग फैंग का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपनी उंगली उठाकर कहा, विनाश उंगली। गुंजन! उसकी उंगली से निकलने वाली रोशनी अद्वितीय थी। ज़ियाओई ने अपनी तलवार घुमाए और साथ ही चिल्लाया, मेरे रास्ते से हट जाओ। टकराना! विशाल क्यूई उंगली की चमकदार आभा तलवार क्यूई से टकराई, जिससे तलवार पूरी तरह दब गई। एक गर्जना के साथ तलवार की रोशनी चकनाचूर हो गई और फिर शियाओई से टकरा गई। उसके मुंह से ताज़ा खून की एक बूंद निकली। लिंग फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो।
फिर से विरोध किया और मैं तुम्हें यहीं काट डालूंगा। भाड़ में जाओ। जियाओ यी गुस्से से चिल्लाया, उसका 10% खून और जल गया, जिससे उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। लेकिन 50% खून जल जाने के कारण उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, यहाँ तक कि उसे चक्कर भी आ रहा था। लेकिन जियो यी अब इसकी परवाह नहीं कर सकता था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ा, आज मैं अपने शत्रुओं का वध करना चाहता हूँ। जो कोई भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। यदि देवता मुझे रोकेंगे तो मैं देवताओं को मार डालूंगा। यदि बुद्ध मुझे रोकेंगे तो मैं बुद्धों का वध कर दूंगा। जियाओ यी की तलवार हवा में चीरती हुई चली गई। स्वर्गीय पुत्र तलवार की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे उसने उसे 2 भागों में बांट दिया। फिर पलटकर अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसने अपना सबसे तेज वार किया। जिंदगी कब्जा कर रही है। ये प्रहार सीधे लिंग फैंग पर हुआ। क्यूई ने लिंग फैंग के चारों ओर घूमकर उसके सामने क्यूई ढाल बना ली। लेकिन जियोई के घातक प्रहार के सामने क्यूई ढालें फट गईं और एक जोरदार धमाके के साथ लिंग फैंग पर जा गिरीं। बहुत खूब। लिंग फैंग पीछे की ओर उड़ गया, उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। उसकी छाती पर तलवार का एक भयानक घाव था। घाव हड्डियों तक गहरा था और खून से लथपथ था। शियाओ यी उस पर हमला करने ही वाला था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने दूर से एक भयानक आभामंडल तेजी से अपनी ओर आता देखा। जियाओ यी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये फैंग, जियो यी, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लिंग फैंग अपने भारी घायल शरीर को घसीटते हुए ये फैंग की ओर दौड़ा और चिल्लाया, ये फैंग, जियो यी यहाँ है, उसे अभी मार डालो। मैं आज तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दूंगा, लेकिन मैं बाद में उसके लिए आऊंगा। जियो यी ने लिंग फैंग को एक ठंडी नज़र से देखा, फिर मुड़ा और एक पल में दलदल के ऊपर घने धुंध और धुंध में गायब हो गया। जियो यी को पता नहीं था कि वह कितनी देर तक भागा था। वह बहुत पहले ही दलदल से निकलकर एक धूसर और धुंधली पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर चुका था। ऊंची चोटियों के बीच एक उग्र नदी परिदृश्य को चीरती हुई बह रही थी, जिसकी विशाल लहरें किनारे की अव्यवस्थित चट्टानों और चट्टानों से टकरा रही थीं तथा सफ़ेद झाग के छींटे उड़ा रही थीं। उसके शरीर पर खूनी रोशनी लगातार मंद होती जा रही थी। यह इस बात का संकेत था कि रक्त विस्फोट कौशल से उत्पन्न शक्ति का उछाल तेजी से फीकी पड़ रही थी और एक बार यह ऊर्जा समाप्त हो गई थी। जियो यी भी अत्यधिक रक्त हानि और कमजोरी के कारण बेहोश हो जाती थी। आखिरकार उसने अपना पूरा 50% खून पी लिया था। सोचिए कि इतने सारे लोग तुम्हें मार नहीं सकते, तुम्हारा जीवन वाकई बहुत बड़ा है। हड़बड़ाहट में भागने के दौरान एक ठंडी आवाज ने जियो यी के पूरे शरीर को सिहरन से भर दिया। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा। उनसे लगभग 1 दर्जन मीटर आगे झांग तियानी खड़ा था, सफ़ेद वस्त्र पहने, दोनों हाथों को क्रॉस किए हुए, तथा उसके चेहरे पर चंचल भाव था। झांग तियानी। जियो यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। झांग तियानी का चेहरा खुशी से भरा हुआ था क्योंकि वह शियाओ यी को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसकी आंखें जुनून से जल रही थीं। चरम दिव्य कौशल, एक पल में स्वर्ण अमृत क्षेत्र की छठी परत के बराबर शक्ति के साथ फटने में सक्षम। ये वह गुप्त तकनीक होनी चाहिए जिसे आप शियाओ परिवार से लाए हैं, है ना? महान कियान राजवंश का जियो परिवार, एक ऐसा परिवार जो अब स्वर्गीय युआन क्षेत्र में अत्यंत लोकप्रिय है। जियो परिवार का नाम आश्चर्यजनक रूप से प्रसिद्ध था। झांग तियानई की नज़र में जियो यी के पास इतनी शक्तिशाली गुप्त तकनीक का एकमात्र तरीका जियो परिवार के प्रतिभाशाली जियो तियानजियाओ की बदौलत ही था। जियाओ यी ने आंखें सिकोड़ लीं, उसे अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। क्या तुम पूरे समय देख रहे थे? उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पिछली लड़ाई के दौरान झांग तियानी किनारे पर जासूसी कर रहा था। यदि झांग तियानी ने उस समय कोई कदम उठाया होता तो क्या वह ऐसे रास्ते पर नहीं होता जहां से वापसी संभव नहीं होती? झांग तियानी ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब से तुमने दाओ युआन और अन्य लोगों के साथ लड़ाई की है, मैं वहां हूं। मैं तुम्हें मारने की योजना बना रहा था, लेकिन तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की गई गुप्त तकनीक को देखने के बाद मैंने अपना विचार बदल दिया। स्वर्ण अमृत क्षेत्र की 8वीं परत की शक्ति के साथ झांग तियानी आसानी से जियो यी को मार सकता था अगर उसने कार्रवाई की होती। लेकिन जब जियो यी ने रक्त विस्फोट कौशल से दाओ कून को मार डाला, जिससे उसकी ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई, तो उसने अपना विचार बदल दिया। वह शियाओ यी का पीछा करता रहा जब तक वह चला नहीं गया। वह लगातार उसका पीछा करता रहा। उसका एकमात्र उद्देश्य इस गुप्त तकनीक को अपने लिए हथियाना था। यदि वह ऐसी तकनीक में निपुण हो सकता है तो उसके पास ताओ क्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों से मुकाबला करने का भी आत्मविश्वास था। झांग तियानी ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, बस तुमने जो गुप्त तकनीक इस्तेमाल की थी उसे मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जियाओ यी ने व्यंग्य किया, मेरी गुप्त तकनीक जानना चाहते हो? जाओ और नरक में राजा यम से पूछो। धमाका। जियो यी के चारों ओर खूनी रोशनी चकाचौंध कर रही थी, मानो वह रक्त रंग का युद्ध देवता हो जो अग्निकिलिन तलवार पकड़े हुए आकाश को चीर रहा हो। चांगकोंग में खूनी लहर दौड़ गई।
तलवार की आभा की तेज धार पहाड़ों और नदियों को चीरती हुई अंतरिक्ष को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। झांग त्यानी ने ठंडी मुस्कान दी और अपनी उंगली के एक झटके से, एक धमाके ने तलवार की भयानक लहर को चकनाचूर कर दिया। उसी समय उसकी उंगली के एक सहज झटके से ऊर्जा की एक भयानक लहर उमड़ी और शियाओई पर जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ी। जियाओई का पूरा शरीर कांप उठा, उसके आसपास की खूनी रोशनी काफी फीकी पड़ गई और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन मुंह से ताज़ा खून थूक दिया, लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था कि उसका शरीर अचानक रुक गया। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और उसके हाथ उसकी गर्दन पर बुरी तरह से जकड़े हुए थे। झांग त्यानी ने एक हाथ हवा में उठाकर किसी चीज को पकड़ने जैसा इशारा करते हुए एक अदृश्य शक्ति को बुलाया, जिसने एक हाथ का रूप ले लिया और शियाओई की गर्दन को कसकर पकड़ लिया, उसे उठा लिया। तुम्हें मारना चींटी को कुचलने जैसा है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो आज्ञाकारी होकर गुप्त तकनीक सौंप दो। उस पल में अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, जिसके साथ ऊर्जा का एक उफान भी था, जिसने एक धमाके के साथ झांग त्यानी के ऊर्जायुक्त हाथ को चकनाचूर कर दिया। जियोई युवराज का पसंदीदा शिकार है, क्या तुम भी बाघ के मुंह से भोजन छीनने की हिम्मत करते हो? ये फेंग। झांग त्यानी ने अपनी बाहें उठाईं, फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने जियोई को फिर से पकड़ लिया। अगर जियांग शानहे यहाँ होते तो मैं उनसे थोड़ा डर सकता था, लेकिन आपको लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं। मैं कुछ समय से तुम्हारे विरुद्ध अपने कौशल का परीक्षण करना चाहता था। ये फैंग की अभिव्यक्ति पत्थर की तरह ठंडी थी, जैसे उसकी लोहे की मुट्ठी हवा में फट रही हो। काली क्यूई हजारों लाल पत्तियों में संघनित हो गई, घूमती हुई और एक विशाल लाल लहर का निर्माण करती हुई, जो उग्र रूप से झांग त्यानी की ओर लुढ़क रही थी। उनके हमलों का प्रभाव विनाशकारी था और उनकी ताकत बराबर थी। कुछ समय तक कोई भी दूसरे पर बढ़त हासिल नहीं कर सका। इसके बजाय यह जियाओई था जो बार बार उनके हमलों के झटकों से पीड़ित था। उसकी चोटें अधिक गंभीर होती जा रही थीं। एक पत्ता शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है। आसमान का एक टुकड़ा। दोनों ने एक साथ प्रहार किया और दो भयानक ऊर्जाएं आपस में टकराईं, जिससे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी तथा एक छोटे से पर्वत को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। जियाओई का शरीर एक बार फिर उड़ गया। वह उफनती, कभी न खत्म होने वाली नदी के बाल भर के दायरे में आ गया। वास्तव में त्यानलान साम्राज्य में एक सर्वोपरि अस्तित्व के योग्य। ये फैंग के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति फैल गई। झांग त्यानी ने ठंडी सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, यह भावना आपसी है। ये फैंग ने कहा, झांग त्यानी, हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन शियाओई ही युवराज का शिकार है। ये व्यक्ति केवल आधे साल में ही भौतिक शरीर के दायरे से स्वर्णिम कोर दायरे के बराबर की ताकत में तब्दील हो गया है। वह एक ऐसी संपत्ति है जिसे युवराज अपने पास रखने के लिए दृढ़ हैं। एम्पायर पर कहानियां खोजें। क्या आप कह रहे हैं कि वह भौतिक शरीर के दायरे से अपनी वर्तमान शक्ति तक सिर्फ आधे साल में पहुंच गया? झांग त्यानी अचंभित हो गया और अविश्वास से पूछा, आधा साल? यद्यपि उन्हें भी विलक्षण प्रतिभा वाला माना जाता था, फिर भी यह अच्छा होगा यदि वे आधे वर्ष में एक या दो छोटे क्षेत्रों को तोड़ सकें। जियोई ने भौतिक शरीर, क्यूई सभा और दिव्य कौशल क्षेत्रों को पार कर लिया था। झांग त्यानी की नज़र जियाओई की ओर तीव्र इच्छा से भरी हुई थी जब उसने गंभीरता से कहा, ये फैंग, मैं जियांग शानहे से दुश्मनी नहीं करना चाहता, लेकिन जियाओई के रहस्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जाने दे सकता। आप क्या कहते हैं कि हम उसके रहस्यों को साझा करें? साझा करें? ये फैंग हैरान रह गया। झांग त्यानी ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया, अगर आप उसे जियांग शानहे वापस ले जाते हैं तो आपके पास जो रहस्य होंगे वे आपके नहीं होंगे। लेकिन अगर आप और मैं उसके सारे रहस्य यहाँ प्राप्त कर लेते हैं तो कैसे उसने आधे साल में 3 लोगों को तोड़ दिया, और कैसे उसने दिव्य कौशल के चरम पर स्वर्ण कोर लोक की 5 परतों के बराबर युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली, ये सब हमारे रहस्य बन जाएंगे। हफ पफ, हफ पफ। ये फैंग की सांसें तेज हो गईं और उसकी लाल जीभ उसके होंठों को चाटने लगी। उसने ध्यान केंद्रित किया और कहा, लेकिन अगर वह बात न करे तो क्या होगा? मत बोलो। झांग त्यानी ने क्रूरता से उपहास किया, अगर वह एक पल भी चुप रहे तो मैं उसकी साधना को पंगु बना दूंगा। 2 पल, मैं उसकी शिरोबिंदु तोड़ दूंगा। 3 पल चुप रहे तो मैं उसके अंग काट दूंगा। अगर वह फिर भी नहीं बोले तो क्या उसकी पत्नी नहीं है? हम उसे पकड़ लेंगे। अगर वह एक पल भी चुप रहे तो मैं 10 आदमी ढूंढ लूंगा। 2 पल, मैं 100 आदमी ढूंढ लूंगा। देखते हैं कि वह फिर बोलता है या नहीं। ये फैंग ने मुंह में लार भर ली। उसकी निगाहें दया से भर गईं जब उसने शियाओई को देखा और दुष्टता से हंसते हुए कहा, शियाओई, तुम केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकती हो, क्योंकि तुमने उन लोगों को अपमानित किया है जिन्हें तुम्हें अपमानित नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारी मां को नाराज कर दिया। जियाओई, जो आखिरकार होश में आ गया था, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उनकी बातचीत का एक एक शब्द उसके कानों से नहीं छूट रहा था। उसकी आंखें खूनी क्रूरता से भरी हुई थीं। दांत पीसते हुए वह गर्जा, ये फैंग, झांग त्यानी और जियांग शानहे,
मैंने, जियाओ यी ने, कभी जानबूझकर तुम्हें उकसाया नहीं, फिर भी तुम मुझे हर मोड़ पर मौत की ओर धकेलना चाहते हो। धमाका। एक कदम के साथ जियो यी आगे बढ़ा और उसकी आंखों में बर्फीली ठंडक चमक उठी जब उसने जानबूझकर जोर देकर कहा, मैं, जियो यी, आज यहाँ शपथ लेता हूँ, अगर मैं नहीं मरा तो मैं तियानलान को खून से सराबोर कर दूंगा और रॉयल मार्शल आर्ट्स इंस्टीट्यूट में अपना रास्ता बनाते हुए कत्लेआम करूंगा। यह व्रत सूर्य और चंद्रमा द्वारा देखा गया, स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा स्वीकार किया गया। देवता और दानव दोनों समान रूप से सुने। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट। शून्य में ऐसा लग रहा था मानो आकाश में गड़गड़ाहट हो रही हो, आकाश में बिजली चमक रही हो। उसकी शपथ में छिपी हत्या की मंशा और शियाओई की आंखों में खून की प्यास देखकर उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने सचमुच एक भयानक राक्षस देवता को देखा हो, जो तलवार चलाते हुए रॉयल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश कर रहा हो, तियानलान साम्राज्य को चकनाचूर कर रहा हो और उसके उभरते सितारों का वध कर रहा हो। अच्छा नहीं है, उसे रोको। दोनों चौंक गए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जियाओ यी तेज बहती नदी में छलांग लगा रहा है। बिजली गरजी और चांदी जैसी बिजली उसके भयंकर ठंडे चेहरे को रोशन कर रही थी। फिर भी गरज के शोर के बीच भी जियाओ यी की आवाज़ एकदम साफ थी, अपनी गंदी जिंदगियां संभाल कर रखो, मेरे द्वारा उन्हें लेने का इंतजार करो। नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं और उफनती लहरों ने किनारों पर सफ़ेद धुंध से भरा आकाश बना दिया था। शियाओ यी की आकृति को नदी के पानी ने एक पल में निगल लिया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गई, जबकि ये फैंग और झांग तियानी नदी के किनारे खड़े होकर नीचे की ओर उसका पीछा करते रहे। 30 मील से अधिक तक पीछा करने के बाद भी जियो यी का कहीं पता नहीं चला। 30 मील से अधिक की दूरी पर, यहाँ तक कि हमारी चरम सीमा पर भी, जीवित रहना संभव नहीं होगा। धिक्कार है, एक गलती हमेशा के लिए पछतावे की ओर ले जाती है। हम दोनों जियाओ यी के नदी में कूदने पर कैसे सतर्क नहीं रहे? अब हम क्या करें? स्वाभाविक रूप से दोनों व्यक्ति किसी खरगोश की मृत्यु या लोमड़ी के दुख पर शोक नहीं मना रहे थे, वे शियाओ यी के निधन पर विलाप कर रहे थे। उन्हें बस इस बात का अफसोस था कि वे शियाओ यी से कई रहस्य उगलवाने में असमर्थ रहे। ये फैंग भारी आवाज में बोला, ये बेहतर है कि वह मर गया है। नदी में कूदने से पहले शियाओ यी के कहे शब्द उसके दिमाग में कौंध गए, देवताओं और राक्षसों को भी सुनना चाहिए। कितना प्रभावशाली आभामंडल था। देवताओं और राक्षसों को भी उसकी आज्ञाओं का पालन करना था, उसकी प्रतिज्ञाओं का पालन करना था। एम्पायर में छिपी हुई सामग्री खोजें। झांग तियानी एक पल के लिए चुप हो गया, उसकी आंखें उदासी से ठंडी हो गईं। भले ही वह मरा न हो, फिर भी डरने की क्या बात है? अगर हम उसे एक बार मार सकते हैं तो हम उसे दूसरी बार भी मार सकते हैं। पर्याप्त। ये फैंग ने एक गहरी सांस ली और गुप्त क्षेत्र की गहराई की ओर देखा। प्राचीन मकबरा ठीक सामने है, हमें जल्दी से वहां जाना चाहिए। दोनों आदमी तुरंत चले गए। नदी का पानी अशांत था, मानो कोई उग्र अजगर उछलकूद कर रहा हो। जहां शियाओ यी ने नदी में छलांग लगाई थी, वहां से 100 मील दूर एक झरना था। गड़गड़ाहट। झरना 3000 फीट नीचे गिर रहा था। पानी का विशाल स्तंभ एक क्रोधित अजगर की तरह आसमान से गिर रहा था और नीचे के तालाब में बुरी तरह से टकरा रहा था, जिससे हवा में सैकड़ों मीटर ऊंची लहरें उठ रही थीं। अकस्मात झरना से गिरते हुए जियाओ यी नदी के तेज पानी में बह गया। झरना 3000 फीट ऊंचा था और अगर वह कुंड में गिर जाता तो निश्चित रूप से उसका रास्ता बंद हो जाता। लेकिन इस महत्वपूर्ण मोड़ पर उसके आलिंगन से एक दरार की आवाज आए। उसके बाद एक छोटी सी आकृति दिखाई दी जो एक हल्की सी चांदी की चमक से घिरी हुई थी और उसने शियाओ यी को घेर लिया, जिसकी चांदी की रोशनी एक चांदी के गोले में बदल गई। जियाओ यी के शरीर को ढालते हुए ये धड़ाम से पूल में जा गिरा। तभी चांदी की आकृति ने अपना शरीर घुमाया और जियाओ यी को कुंड की गहराई में ले गई। सैकड़ों मीटर नीचे उस घोर अंधेरी गहराई में अचानक एक रोशनी दिखाई दी। चांदी की आकृति शियाओ यी को अपने साथ लेकर सीधे पानी में कूद गई। भीतर की शांत गुफा में अचानक क्रिस्टल क्लियर झील से बुलबुले फूट पड़े, जो सतह पर आते ही फूट पड़े और चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। ये चांदी का सांप था जो पानी से बाहर निकलते समय शियाओ यी को जकड़े हुए था। मनुष्य और सांप दोनों झील के किनारे उतरे। चांदी का सांप शियाओ यी की छाती के चारों ओर मडरा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर की जीवन शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। सांप की आंखों में दृढ़ संकल्प और लगभग मानवीय संकल्प झलक रहा था। मुंह खोलते ही उसके 2 सुई जैसे नुकीले दांत दिखाई दिए। उफ! यह जियाओ यी के दिल के ठीक ऊपर लगा। प्रहार। जियाओ यी की धड़कन अचानक तेज और तेज हो गई। उसका पीला चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन चांदी का सांप निश्चल सा लग रहा था, आलस से उसकी छाती पर फैला हुआ, कभी कभी अपना सिर ऊपर उठाता, उसकी आंखों में इंसानी चिंता का भाव। अंधेरे में एक शानदार आवाज जो आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी, ने स्वर्ग को हिला दिया। इसकी ध्वनि ने सभी लोगों को मोहित कर लिया। विनाश के कोई स्थापना नहीं हो सकती।
केवल विनाश के माध्यम से ही नवीकरण हो सकता है। शियाओ यी के अंदर ईश्वर सीलिंग बीज अचानक से फूट पड़ा और ईश्वर सीलिंग की शक्ति आशा की आग पर तेल की तरह बरस पड़ी। मैं एक जनरल हूँ जो स्वर्ग को आदेश देता है, स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ाई के लिए नियत, देवताओं को सील करने और राक्षसों को दबाने के लिए, पूरी दुनिया में अजेय। गड़गड़ाहट। जियाओ यी के सामने अंधेरे में एक सूरज प्रकट हुआ जिसकी चमकदार रोशनी अंधेरे के विशाल विस्तार को दूर कर रही थी। धमाका। अंधेरी दुनिया हिंसक रूप से फट गई। एक ही समय पर जियो यी की आंखें अचानक खुल गईं और उसके दिमाग में एक रास्ता उभर आया, मार्शल आर्ट का उसका रास्ता, अजेय का रास्ता। लगभग उसी क्षण जब जियो यी ने अजेय के इस मार्ग को समझा, प्राचीन शाश्वत मकबरे के सबसे गहरे हिस्से में 9 पिरामिड जैसे मकबरों के बीच सबसे दूर बाईं ओर वाला हिंसक रूप से कांप उठा। लेकिन अनंत कब्र की शक्ति से इसे शीघ्र ही दबा दिया गया। जियो यी के चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई और उसके अंदर गॉड सीलिंग बीज जीवित हो गया, क्योंकि गॉड सीलिंग की अनगिनत शक्तियां बाहर निकल आईं और उसके डैंटियन में एकत्रित हो गईं। चक्रवात संघनित हो गया, तेजी से घूमने लगा और साथ ही ये तेजी से सिकुड़ गया। अंततः यह अखरोट के आकार की एक काली गोली में बदल गई। मेरे साथ अजेय। जियाओ यी का चेहरा गरिमा में था और एक ठंडी चीख के साथ सीलिंग सीड गॉड की शक्ति ने काली गोली पर उन्मत्त प्रहार किया। चटकने की तीखी आवाज के बीच काली गोली का काला खोल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। सुनहरे प्रकाश की एक किरण ने सुनहरे इंद्रधनुष के टुकड़े उत्पन्न कर दिए। अंततः यह अखरोट के आकार के गोल्डन कोर में परिवर्तित हो गया जो उसके डैंटियन के केंद्र में तैर रहा था। जियो यी की साधना आधिकारिक तौर पर गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश कर गई। इस स्वर्ण कोर के ऊपर एक सुनहरा छल्ला धीरे धीरे उभरा जो स्वर्ण कोर क्षेत्र की पहली परत का संकेत था। इस छल्ले पर गहरे और रहस्यमयी रून अंकित थे जो एक प्राचीन और परिवर्तनशील उत्पीड़न का आभास देते थे। ससस। उसके आलिंगन में चांदी का सांप डर के मारे सिकुड़ गया, शियाओ यी की बाहों में सिमट गया, सुनहरी रोशनी में तप रहा था। उसका शरीर जो पहले शुद्ध चांदी का था धीरे धीरे सोने के रेशे धारण करने लगा। धमाका। जियो यी के भीतर स्वर्ण कोर क्षेत्र की पहली परत की महत्वपूर्ण ऊर्जा देव सीलिंग बीज में बेतहाशा बढ़ गई, जैसे एक विशाल महासागर नदियों में बह रहा हो और प्रत्येक देव सीलिंग बीज को पूरी तरह से सक्रिय कर रहा हो। 2000, 2500, 3000, अंततः ये संख्या 5000 तक पहुंच गई। 5000 ईश्वरीय सीलिंग बीजों की शक्ति उसके शरीर में वापस आ गई। स्वर्णिम कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बीजों की यह शक्ति और भी प्रबल हो गई। शियाओ यी की स्वर्ण कोर क्षेत्र की वर्तमान प्रथम परत की साधना के साथ रक्त विस्फोट कौशल का उपयोग किए बिना भी वह स्वर्ण कोर क्षेत्र की चौथी परत के अभ्यासी को आसानी से परास्त कर सकता है। 5000 गॉड सीलिंग सीड्स उसकी विरासत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे, है ना? जियो यी की आंखें चमक उठीं। गोल्डन कोर दायरे में सफलता और जीना की स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा के भस्म होने से उसकी अत्यधिक रक्तहानि के कारण उत्पन्न कमजोरी दूर हो गई। जैसे ही जियो यी ने अनंत कब्र में प्रवेश किया, उसकी आकृति चमक उठी। उसकी आंखें तेज हो गईं और वह उस कब्र पर पड़ा जिसमें तलवार दानव डुगु को दफनाया गया था। उसकी आंखें एक उत्सुक लड़ाई की भावना से भरी हुई थीं और तलवार का इरादा पागल की तरह आगे बढ़ा। दबाओ। गुंजन। उसकी हथेलियों के बीच एक दबाओ अक्षर का शिलालेख एक विशाल पर्वत की तरह गिरा हुआ था। गड़गड़ाहट। पूरा मकबरा एक धमाके के साथ फट गया। हरे वस्त्र पहने, चील की तरह लंबा और सीधा, तलवार जैसा गर्व लिए एक आदमी अपने हाथ पीठ पीछे किए खड़ा था। उसकी आंखें तलवार की धार जैसी तेज थीं जो दूसरों को सीधे देखने से रोक रही थीं। उसकी नज़र जियाओ यी पर टिकी थी। धरती को हिला देने वाली तलवार की मंशा आसमान तक पहुंच गई। ब्लू स्टार दायरे का नंबर 1 विशेषज्ञ तलवार दानव डुगु तलवार बन गया और तलवार वह बन गई उस दायरे में पहुंच गया जहां मनुष्य और तलवार एक थे। उन्होंने एक ही उंगली उठाई, फिर भी ऐसा लगा जैसे आकाश में कोई दिव्य तलवार लटक रही हो। ये तलवार हजारों चमकों के साथ चमक रही थी, मानो आकाश में एक विशाल सूर्य चमक रहा हो और शियाओ यी की ओर वार कर रहा हो। दावा। जीवन। जियाओ यी के चारों ओर ईश्वर की सीलिंग शक्ति एक आकाशभेदी तेज तलवार में संघनित हो गई। ये तलवार आकाश को चीरती हुई उल्कापिंड की तरह एक और तलवार की रोशनी से जोरदार टक्कर हुई। ये गेहूं के साथ सुई की नोक का टकराव था जिसकी भयानक शक्ति चारों दिशाओं में फैल रही थी। उसने तलवार दानव डुगु पर विजय पाने के लिए देव सीलिंग बल की शक्ति का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उसने तलवार के विरुद्ध तलवार को चुना। यह एक तलवारबाज की गरिमा और गौरव था। खनक खनक खनक। तलवारबाजी की तकनीकें आपस में टकराईं और दोनों के बीच अनगिनत बार युद्ध हुआ। जियाओ यी की तलवार की चाल लगातार विकसित होती रही, जबकि तलवार दानव डुगु ने अपनी तलवार को बेहद सरल तरीके से घुमाया। तलवार चलाने की कोई परिष्कृत तकनीक इस्तेमाल नहीं की गई, फिर भी उनमें महान मार्ग का सार समाहित था। तलवार हृदय का अनुसरण करती है।
वास्तव में शक्तिशाली तलवारबाज तलवार की तकनीक पर नहीं, बल्कि तलवार की मंशा पर भरोसा करते हैं। सब कुछ हृदय से चलता है। जहां विचार जाता है, तलवार की धार भी वहां जाती है। इस एहसास के साथ जियाओ यी ने अब तलवारबाजी की तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि बस अपने प्रतिद्वंदी पर तलवार चला दी। द्वंद्व बादलों और पानी की तरह बहता रहा और ज्यादा कुशल होता गया। एक मुकाबले के बाद बिना किसी हिचकिचाहट और तलवारबाजी के जियाओ यी ने अपनी तलवार घुमाई। उफ! उस तलवार से उसने तलवार दानव दुगु के बालों का एक गुच्छा काट दिया। तलवार दानव दुगु चौंका, उसके चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान फैल गई, उसका आकार टिमटिमा गया और वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया जो भगवान सीलिंग बीज में प्रवेश कर गया। एक अलग सिलहूट में बदल गया जो अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए खड़ा था, आकाश की ओर देख रहा था। एक ही समय पर जियाओ यी के मन को तलवार दानव दुगु की आजीवन तलवार की समझ प्राप्त हुई। उसकी तलवार की मंशा एक नए स्तर पर पहुंच गई, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया जहां तलवार हृदय का अनुसरण करती है। उसके परे इसके अलावा तलवार चलाने की तकनीकों का एक सेट भी था जिसे एकाकी 9 तलवारें के नाम से जाना जाता था। अगर इस युग के मानकों के हिसाब से देखा जाए तो तलवारबाजी की यह तकनीक एक उच्च स्तरीय चौथी श्रेणी की तकनीक मानी जाएगी। तलवारबाजी के दूसरे चरण, जहां तलवार दिल का अनुसरण करती है, के साथ संयुक्त होने पर यह 5वीं श्रेणी की तलवारबाजी तकनीक के बराबर होगी। गोल्डन कोर दायरे की पहली परत, तलवार इरादे का दूसरा चरण, एकाकी 9 तलवारों द्वारा सहायता प्राप्त। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ रक्त विस्फोट कौशल के बिना भी मैं गोल्डन कोर दायरे की 5वीं परत पर किसी को मारने में सक्षम हो सकता हूं। जियाओ यी के चेहरे पर प्रत्याशा का एक संकेत दिखाई दिया। ये फैंग झांकतिया नहीं, अपनी गर्दन साफ करो और मेरा इंतजार करो। जियाओ यी ने बीच वाक्य में ही अपनी बात रोक दी, क्योंकि चांदी के सांप ने अपना सिर बाहर निकाला, अपनी लाल जीभ हिलाई, जबकि उसकी अंबर आंखें जियाओ यी पर टिकी हुई थीं। जियो यी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे वह क्षण याद आया जब वह नदी में कूदा था, जब उसकी बाहों में रखा जानवर का अंडा फूट गया था और उसमें से यह छोटा सा जीव निकला था। ये वही प्राणी था जिसने उसे गहरे पानी में खींच लिया था, जिससे वह ये फैंग और झांकतियानी द्वारा पीछा किए जाने और मारे जाने से बच गया था। यह उसे इस गुफा तक भी ले गया था, और एक महत्वपूर्ण क्षण में इसने उसे काट लिया, जिससे उसके शरीर में जीवन शक्ति का संचार हो गया। छोटे दोस्त, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। जियो यी ने चांदी के सांप के सिर को रगड़ा। छोटा सा सांप स्वेच्छा से शियाओ यी की हथेली से लिपट गया, उसके हाथ पर लिपट गया और उसके कंधे पर चढ़ गया, अपनी जीभ हिला रहा था, उसकी आंखें चिंता और जिज्ञासा से भरी हुई थीं। जियाओ यी हैरान रह गया, वह छोटा सा बच्चा बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। इस बार आपदा वरदान में बदल गई। निरंतर लड़ाइयों ने रक्त विस्फोट कौशल के विस्फोट के साथ मिलकर उसकी दिव्य क्षमता क्षेत्र साधना के शिखर को अगले स्तर पर पहुंचा दिया तथा उसे स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश करा दिया। डेंटियन के भीतर वह सुनहरा पीला गोल्डन कोर एक सुनहरे प्रभामंडल से घिरा हुआ उछलता और बहता रहा। स्वर्ण अमृत क्षेत्र की 10वीं परत में स्वर्ण कोर का एक चक्कर एक परत को इंगित करता था। क्षेत्र में प्रत्येक उन्नति के साथ एक अतिरिक्त प्रभामंडल प्रकट होता था, और अब उसने तलवार दानव दुगु की तलवार की आजीवन समझ, साथ ही एकांत 9 तलवारें और तलवार के इरादे का दूसरा चरण, जहां तलवार हृदय का अनुसरण करती है, भी प्राप्त कर लिया था। साम्राज्य पर नवीनतम कहानियां पढ़ें। जियाओ यी की ताकत अब नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। हिस हिस। चांदी का सांप तेजी से जमीन पर रेंगता हुआ कुछ दूर आगे बढ़ा और फिर पीछे मुड़कर जियाओ यी की तरफ देखने लगा। जियाओ यी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मुझे अपने पीछे आने को कह रहे हो? हिस हिस। चांदी के सांप ने सिर हिलाया। जियो यी ने इसका अनुसरण किया। एक आदमी और एक सांप धुंधली गुफा में दूर दूर तक आगे बढ़ रहे हैं। बूंद बूंद बूंद। पूरी गुफा में मानो सन्नाटा छा गया था, बस पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी, जो एक गमगीन माहौल बना रही थी। चांदी के सांप से निकलने वाली हल्की चांदी की रोशनी जमीन को रोशन कर रही थी, और जियाओ यी उसके पीछे पीछे चल रहा था। आगे का चांदी का सांप अचानक रुक गया, अपनी जगह पर घूमने लगा और तीव्र फुफकारने की आवाजें निकालने लगा। जियाओ यी चौंक कर पास गया और देखा कि ठीक उसी जगह जहां चांदी का सांप चक्कर लगा रहा था, एक लाश पड़ी थी। लाश मोटी मिट्टी और पत्थरों से ढकी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चांदी का सांप आगे बढ़ता गया, उसने मिट्टी की परत झाड़ दी और अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये है। जियो यी जांच करने के लिए आगे बढ़ी। शरीर काफी समय पहले ही मृत हो चुका था, केवल कंकाल ही बचा था। लेकिन यह वही कंकाल था जिसने जियाओ यी के चेहरे को सदमे से पीला कर दिया था। कंकाल के भीतर मुट्ठी के आकार का पन्ना हरा फल था। मार्शल दाओ दिव्य फल। ये कैसे संभव है? जियाओ यी ने हरा फल उठाया, पुष्टि की कि यह असली था, और उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक फैल गई। मार्शल दाओ दिव्य फल। ये वह दाओ फल था जो एक मार्शल कलाकार के भीतर तब बना जब उन्होंने ताओक्लेश क्षेत्र में प्रवेश किया।
यदि ऐसा कोई मार्शल दाव दिव्य फल बाहरी दुनिया में प्रकट हो जाए तो यह निश्चित रूप से रक्तपात का कारण बनेगा, क्योंकि ऐसा एक फल ताओक्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्ण अमृत के शिखर पर एक एकल मार्शल दाव दिव्य फल को परिष्कृत करने से व्यक्ति को आपदा क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति मिल जाएगी। बिल्कुल, विपत्ति क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इस फल का सेवन करने के कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि इससे आगे की सफलताएं और भी कठिन हो जाएंगी। हालांकि अधिकांश शक्तिशाली लोगों के लिए विपत्ति क्षेत्र तक पहुंचना एक ऐसी चीज है जिसका वे केवल सपना ही देख सकते हैं। ऐसा ही है, ताओक्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ का शरीर यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? इसके अलावा शरीर को देखने पर पता चला कि सभी हड्डियां टूटी हुई थीं, स्पष्टतः किसी ने उनकी हत्या की थी और उनकी सभी हड्डियां बेरहमी से तोड़ दी थीं। हिस हिस, एक चांदी का सांप एक संग्रहणीय अंगूठी लेकर जियाओ यी की हथेली पर आया और खून की एक बूंद से जियाओ यी ने अंगूठी को अपना स्वामी पहचान लिया। हालांकि अंगूठी के अंदर बस एक खाली जगह थी जिसमें सिर्फ एक चर्मपत्र था। जियाओ यी ने अपनी निगाहें एकाग्र की और जैसे ही उसने देखा उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। अगर कोई इस पत्र को देख ले तो ये साबित हो जाएगा कि मैं पहले ही मर चुका हूं। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है, शायद लोग मेरा नाम ही भूल गए हैं। मैं वांग तियान की हूँ, तियान किंग साम्राज्य के तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी का पहला प्रधानाध्यापक। हालांकि जैसे जैसे जियाओ यी पढ़ता गया उसके चेहरे पर आश्चर्य और आश्चर्य बढ़ता गया। ताओक्लेश क्षेत्र का यह महाशक्तिशाली व्यक्ति तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी का संस्थापक निकला, जो एक सच्चा ताओक्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ था। जियाओ यी ने गु जुन्हे से उसके बारे में सुना था, इसलिए कहा जा सकता है कि तियान की मार्शल आर्ट्स अकादमी का उत्थान और पतन दोनों ही वांग तियानकी की वजह से हुआ था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि वांग तियानकी वहां तैनात थे कि तियान की मार्शल आर्ट अकादमी तियान किंग साम्राज्य की नंबर 1 मार्शल आर्ट अकादमी बन सकी। लेकिन 500 साल से भी पहले वांग तियानकी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसके बाद से तियान की मार्शल आर्ट अकादमी का पतन शुरू हो गया और अब इसमें कुछ ही शिष्य बचे हैं। जियो यी ने कभी नहीं सोचा था कि वांग तियानकी यहाँ प्रकट होंगे और चर्मपत्र स्क्रॉल के अनुसार 500 साल पहले वांग तियानकी और तियानलान साम्राज्य और पर्पल रोब साम्राज्य के 2 अन्य ताओक्लेश क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को एक रहस्यमय प्राणी द्वारा अपहरण कर लिया गया था। और जो प्राणी उन्हें ले गया था वह केवल यही चाहता था कि वे उसके लिए एक मकबरा बनाएं। ताओक्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा उसकी कब्र बनवाने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह प्राणी कितना भयानक था। निश्चित रूप से वह धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र का प्राणी था, या शायद दीर्घायु गुप्त क्षेत्र का भी। उस समय प्राणी ने वादा किया था कि जब तक वे कब्र का निर्माण पूरा नहीं कर लेते वह उन्हें जाने देगा, लेकिन वांग तियानकी सतर्क था और उसने गुप्त रूप से प्राचीन कब्र के सबसे गहरे हिस्से तक जाने के लिए एक सुरंग खोद दी। उनका इरादा बाद में उस प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने का था। लेकिन जब कब्र बनकर तैयार हो गई तो उस प्राणी ने अप्रत्याशित रूप से उन तीनों पर हमला किया और उन्हें मार डाला, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वे हमेशा के लिए दफन स्थल के भीतर ही विश्राम करेंगे। वांग तियानकी का शरीर एक सामान्य व्यक्ति से अलग था और उसकी मौके पर ही मृत्यु नहीं हुई। वह गुप्त सुरंग के माध्यम से प्राचीन मकबरे से भागने में सफल रहा, लेकिन भागने के कुछ ही देर बाद गंभीर रूप से घायल होकर उसकी यही मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने ये चर्मपत्र छोड़ा था। भाग्यशाली, इस चर्मपत्र पर उस गुप्त सुरंग मार्ग का नक्शा है जो मैं पीछे छोड़ आया हूँ। मरते हुए भी मैं उसकी कब्र को अपवित्र होते देखना चाहता हूँ। वांग तियानकी के अंतिम शब्द। हिस, जियाओ यी काफी देर तक चर्मपत्र को देखता रहा, वह अपनी कल्पना से बाहर नहीं आ सका। हर किसी ने सोचा कि यह ताओक्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ की प्राचीन कब्र है, फिर भी यह धर्म अभिव्यक्ति क्षेत्र या यहाँ तक कि दीर्घायु गुप्त क्षेत्र से होने का संदेह है। तो ऐसा लगता है कि जोऊ युआन और अन्य लोगों को असली कब्र नहीं मिली। क्या इसका मतलब यह है कि इस प्राचीन कब्र के असली खजाने अभी भी बरकरार हैं? उन्होंने बस कुछ मामूली लाभ उठाया। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। जोऊ युआन और गोल्डन एलिक्सिर रियल पीक के अन्य विशेषज्ञों ने गुप्त क्षेत्र की खुदाई में 2 महीने बिताए, ये सोचकर कि उन्होंने सबसे अच्छे खजाने निकाल लिए हैं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें जो मिला वह तो बस मामूली लाभ था। हिस हिस, चांदी के सांप ने अपना सिर झुकाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हैरान था कि जियाओ यी क्यों हंस रहा था। जियाओ यी ने सांप को कसकर गले लगाया और उसे जोर से चूमा। अगर यह छोटा सा जीव न होता तो शायद उसे वांग तियानकी के अवशेष कभी न मिलते, नहीं यह चर्मपत्र मिलता। छोटे लड़के, तुम सचमुच मेरे भाग्यशाली सितारे हो। तुम्हें बार बार छोटा लड़का कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हारे चांदी के तराजू को देखते हुए अब से मैं तुम्हें लिटिल लिन कहूंगा। जियाओ लिन एक भव्य नाम के लिए कैसा लगता है? हिस हिस, लिटिल लिन ने अपना सिर झुका लिया, पूरी तरह से चकित। जियो यी ने वांग तियानकी के अवशेषों और मार्शल दाव दिव्य फल को अपने भंडारण रिंग में एकत्रित किया और उन्हें उचित दफनाने और एक स्मारक स्थापित करने के लिए बाहर ले जाने की तैयारी की।
अपने हाथ में चर्मपत्र को देखते हुए जियोई ने लिटिल लिन के सिर को हल्के से झटका दिया। लिटिल लिन, चलो एक कब्र खोदते हैं। एक धर्म प्रकटीकरण क्षेत्र, या यहाँ तक कि एक दीर्घायु गुप्त क्षेत्र विशेषज्ञ की कब्र। अंदर वास्तव में क्या था? जियोई का दिल जिज्ञासा और प्रत्याशा से भर गया।